Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have completed yesterday? हमने कल New क्या कंप्लीट chapter, किया था? risk condition related to pregnancy, any other bleeding during Okay. pregnancy, abortion, cardiac disease, chorioamnionitis, types of abortion, diabetes. Okay. So we have started new chapter, that is risk conditions related to pregnancy. Pregnancy में कौन सी problems हो सकते हैं mother को, कौन सी disease हो सकते हैं, and the priority concepts are reproduction and safety. So first हमने देखा, first condition was bleeding during pregnancy. Pregnancy में bleeding हो सकता है. So दो, एक normal होता है, एक abnormal होता है. So which one is the normal one? Implantation. Implantation bleeding. Yes. What is this implantation bleeding मतलब? Bleeding occur 10 to 14 days after the conception. हाँ. और ये bleeding कितने दिन तक होता है? 1 to 2 days. Yes. कुछ लोगों को एक दिन होगा, कुछ लोगों को 2 दिन होगा. And it is so light. मेंस्ट्रुअल पीरियड से ये ब्लीडिंग बहुत कम होता है. समटाइम्स कुछ फीमेल्स को ऐसा भी लगता है कि उनके मेंसेस स्टार्ट हो गया है, बट इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. उसको कोई ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है. दिस इज जस्ट नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. विच वन इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग? Bleeding of abortion, bleeding Ectopic due to pregnancy. malignancy. हाँ. Ectopic pregnancy Trauma. का bleeding, trauma, yes. UTI, cervicitis, polyps, Yes, postcoital bleeding, yes, placenta previa, abruptio placenta. yes. Subchorionic hemorrhage. These are the abnormal bleeding during pregnancy. अगर bleeding हो रहा है वो implantation का हो रहा है, that is fine. उसके अलावा किसी भी चीज का bleeding हो रहा है, so that is abnormal. Normally females में bleeding क्यों start होता है, menses क्यों start होते हैं? मेंसेस स्टार्ट होने का रीजन क्या है, ब्लीडिंग क्यों होता है इन जनरल Endometrium केस? shed of हाँ, तो वो क्यों होता है शेड ऑफ? कोई इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता इसलिए. बट द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? Low प्रोजेस्टेरोन. progesterone. यस, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है, इसीलिए वो शेड ऑफ हो गया है. सो लो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है. सो कुछ फीमेल्स में मिसकैरेजेस हो सकते हैं अगर उनको हार्मोनल डिस्टरबेंसेस रहते हैं. उनकी ओवरीज जो है, कॉर्पस ल्यूटियम है, वो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन नहीं कर पा रहा है. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको मिसकैरेज हो सकता है. पूरा एंडोमेट्रियम ही शेड ऑफ हो जाएगा तो बेबी के साथ ही निकल जाएगा. सो मिसकैरेजेस हो सकते हैं, बट अगर हम अर्ली उसको ट्रीट करें तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं ट्रीट कर सकते. इट कैन बी ट्रीटेड, बट अगर अर्ली हम करें तो. सो अर्ली उनको प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस देके उनकी प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू रखते हैं. देन हमने नेक्स्ट कंडीशन देखी थी, दैट वाज अबॉर्शन. व्हाट इज अबॉर्शन? Pregnancy ends before 20 weeks of यस. gestation, spontaneous or electively. हाँ, प्रेगनेंसी एंड हो गई है 20 वीक से पहले, नेचुरली, दैट इज स्पॉन्टेनियस, या फिर मदर ने इंड्यूस करवाया है, जानबूझ के इलेक्टिवली करवाया है. सो ऑल दिस इज कॉल्ड एज अबॉर्शन. टेल मी अबाउट द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 8. 8 टाइप्स. ओके. फर्स्ट वन इज Miscarriage. मिसकैरेज. व्हाट इज मिसकैरेज? उसका दूसरा नाम क्या है? Spontaneous abortion. Spontaneous abortion. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. उसका मतलब क्या? कोई नेचुरल कॉज ना कारण अचानक अबॉर्ट થઈ જાય. हाँ, कोई नेचुरल रीजन की वजह से वो अबॉर्ट हो गया है, मदर ने जानबूझकर नहीं करवाया है. मेजॉरिटी ऑफ टाइम द कॉज इज लो प्रोजेस्टेरोन लेवल.
And second is, Induced. what do you mean by induced abortion? Induced abortion मतलब, थेराप्यूटिक और इलेक्टिव रीजन से टर्मिनेट करे। हाँ मतलब थेराप्यूटिक मतलब, टैबलेट के पहले ये मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाते कोई करीन इश्यू कर हो। रही वो ये। हाँ उसको, वो बेबी है, उसको कुछ एबनॉर्मलिटी है, सो डॉक्टर हैज टोल्ड कि यू कैन नॉट कीप दिस बेबी बिकॉज द बेबी इज नॉट हेल्दी, द बेबी विल नॉट लीव। सो थेराप्यूटिक रीजन की वजह से हमें उसको अबॉर्ट करना पड़ा, बिकॉज उसको रख के कोई मतलब नहीं था। एंड इलेक्टिव मतलब मदर डज नॉट वांट दैट प्रेगनेंसी, बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मदर डज नॉट वांट दैट प्रेगनेंसी। सो इलेक्टिव रीजन की वजह से या थेराप्यूटिक रीजन की वजह से उसने प्रेगनेंसी एंड करवा दी। नेक्स्ट इज थ्रेटन। थ्रेटन, उसका मतलब क्या? એમાં સ્પॉटिंग અને ક્રેમ્પિંગ જોવા મળે વિધાઉટ સર્વાઇકલ ચેન્જીસ। हाँ सो मतलब સર્વાઇકલ ચેન્જીસ નહીં જોવા મળે એટલે આપણે મે બી આપણે સેવ કરી શકીએ બેબીને। हाँ सिर्फ वो डरा रहा है बेबी, स्पॉटिंग होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, लाइक कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया वैसे, बट सर्वाइकल चेंज हुआ ही नहीं है, सर्वाइकल ओपन नहीं हुआ, बेबी क्लोज ही है। सो देर आर नो चांसेस कि बेबी निकल जाएगा, सो बेबी को बचाया जा सकता है, बस वो डरा रहा है, द बेबी इज थ्रेटनिंग द मदर। नेक्स्ट इज ઇનેવિટેબલ। इनएविटेबल मतलब, એમાં સ્પોટિંગ ક્રેમ્પિંગ જોવા મળે અને સર્વિક્સ ડાયલેટ અને અફેસ બી થઈ જાય। એમાં નો हाँ ચાન્સ सो ટू સેવ द बेबी। यस वी कैन नॉट सेव द बेबी, अभी उसको नहीं बचाया जा सकेगा, बिकॉज स्पॉटिंग भी स्टार्ट हो गया, क्रैम्प्स भी स्टार्ट हो गए, एंड सर्विक्स भी ओपन होना स्टार्ट हो गया, डायलेट और इफेसमेंट स्टार्ट हो गया है। सो वो निकल ही जाएगा, देयर इज नो एनी चांस कि हम उसको बचा सकेंगे। नेक्स्ट इज ઇનકમ્પ્લીટ। मतलब, Conception में some products एज लॉस। हाँ कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या प्रेगनेंसी के कुछ प्रोडक्ट्स अंदर रह गए, कुछ प्रोडक्ट्स बाहर निकल गए। सो नॉर्मली क्या अंदर रह जाता है? પ્લેસન્ટા। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अंदर रह जाता है और बेबी बाहर निकल जाता है। सो अगर इनकम्प्लीट है तो उसको फिर से चेक करके देखकर निकालना पड़ेगा, उसको डीएनसी या डीएनई करके निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस या फिर पीपीएच भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कंप्लीट अबॉर्शन, उसमें क्या होगा? लॉस और લોસ कंसेप्शन ऑफ। प्रोडक्ट। हाँ सब कुछ निकल जाएगा, प्रेगनेंसी का सारा मटेरियल, सारे प्रोडक्ट्स बाहर आ जाएंगे, अलोंग विथ प्लासेंटा, फीटस, सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो दैट इज कंप्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट इज मिस्ड, मिस्ड मतलब, ફીટલની અંદર યુટન કેવિટીની અંદર ડેથ થઈ જાય મધરને ખબર બી ના હોય। मदर ने मिस कर दिया है, मदर को पता ही नहीं चला कि अंदर फीटस डेड है, अंदर उसकी डेथ हो गई है, तो दिस इज द मिस्ड कंसेप्ट अबॉर्शन। एंड हैबिचुअल मतलब, 3 કે એનાથી વધારે મિસકેરેજ થાય। हाँ कंटिन्यूअसली 3 या उससे ज्यादा मिसकैरेजेस हो गए हैं, सो मदर हैबिचुअल हो गई है मिसकैरेजेस से, सो ऐसे टाइप के अबॉर्शन को हैबिचुअल अबॉर्शन बोलेंगे। देन रिस्क फैक्टर कौन से है, क्यों होता है अबॉर्शन, जस्ट लिस्ट इट आउट फटाफट। एडवांस एज, प्रीवियस हम्म मिसकैरेज, हम्म prolonged time of achieved pregnancy, celiac यस disease, यस previous elective abortion, यस, infection, यूट्रस fever, एबनॉर्मल, trauma, यस, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, देन એસએલઈ polycystic ફુસિંગ ovarian સિન્ડ્રોમ, syndrome, यस પોલી પીસીઓડી, यस then infection, fever, trauma, low BMI, smoking, यस alcohol, cocaine, the medication, caffeine intake. Right. यस,
यस एंड SLE, सो दिस आर द रिस्क फैक्टर। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर को अबॉर्शन हो गया है, अबॉर्ट हो गया है फीटस? Through Spontaneously assessment like vaginal bleeding. vaginal bleeding. अचानक से वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, लो यूट्राइन क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, देन वजाइना में से वो सब कंसेप्शन प्रोडक्ट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉट्स टिश्यूज वो सब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ज्यादा ब्लीडिंग होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? Hemorrhage and Shock. shock. हेमरेज एंड अल्टीमेटली द लास्ट इज शॉक, ये भी हो सकता है। सो इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? Bed rest, यस, monitor vital signs, यस, monitor for cramping and bleeding, यस। ब्लीडिंग कैसे पता चलेगा आपको कितना ब्लीडिंग हुआ है? Perineal pad Evaluate count perineal करवाना. plaques. यस, वी हैव टू काउंट द पेरिनियल पैड एज वेल एज Weight. वेट। तो वेट मतलब कैसे पता चलेगा कि कितना ब्लड लॉस है वेट से? 1 gram is equal to 1 ml. यस, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 ml। तो जितना पेरिनियल पैड का वेट होगा उतना ml ब्लड लॉस हुआ है। और जो भी टिश्यूज और क्लॉट्स निकल रहे हैं वजाइना में से या फिर पेरिनियल पैड में भी आपको जो दिख रहे हैं, यू हैव टू सेव दैट, कि आप उसका एग्जामिनेशन कर सको लैब में। देन अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो क्या करोगे आप? IV fluids. आईवी फ्लूइड्स आप दोगे, और आईवी फ्लूइड्स तो दोगे बट उसके साथ क्या चीज है मॉनिटर करोगे? hemorrhage and shock. Presence हाँ, of हेमरेज तो नहीं हो गया पेशेंट को, शॉक में तो नहीं जा रहा है, तो उसके भी साइंस मॉनिटर करोगे। देन अगर इनकम्प्लीट है तो DNC. डीएनसी के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा क्लाइंट, उसको ओटी में ले जाकर ये प्रोसीजर करेंगे। अगर मदर आरएच नेगेटिव थी तो Immunoglobulin Program. रोगेम्पन. हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन आप दे दोगे एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट कंडीशन कार्डियक डिजीज, मतलब क्या देखा था उसमें, क्या होता है कार्डियक डिजीज, किस लोगों कौन से लोगों को होगा? Cardiac disease असे cardiac problem असे. यस, जो पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको ऑलरेडी कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है, उन्हीं लोगों को प्रेगनेंसी में कार्डियक डिजीज हो सकते हैं, बिकॉज उनका हार्ट प्रेगनेंसी में जो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, कोप नहीं कर पाता है, कंपेंसेट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में कार्डियक डिजीजेस हो सकते हैं। सो हमने प्रेगनेंसी एंड कार्डियक डिजीज रिस्क ग्रुप देखे थे कि कौन से डिजीज ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में हो सकते हैं और उनकी मोर्टालिटी क्या है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 देखा था। ग्रुप 1 मतलब वो डिजीजेस कैसे होंगे? दे आर, मोर्टालिटी कम होगा. हाँ, कम होगी, दे आर लिटिल बिट माइनर, उतने सीवियर नहीं है। एंड द डिजीज आर, ASD, ये डिजीज बेबी को होंगे VSD, या मदर को होंगे? मदर को. मदर को, यस, मदर को ASD है, VSD है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब माइनर VSD है। देन Then PDA, pulmonic and tricuspid disease. यस, Then valve prosthetic હોય, कौन सा pathology वाल्व of होगा? failure, biosynthesis, प्रोस्थेसिस, बायोसिंथेटिक वाल्व, यस, नॉट आर्टिफिशियल। देन then pathology of failure, mitral stenosis. यस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, वो भी करेक्ट किया हुआ है। वो बॉर्न हुई थी Yes. फीमेल तब उसको था, बट वो अभी करेक्टेड है। बट उसको रिस्क है कि जो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज आर द ग्रुप 1 डिजीज। ग्रुप 2 में कौन कौन से डिजीजेस थे? विच Severe डिजीजेस? SMI. यस, Correction माइट्रल of aorta. स्टेनोसिस, कोआर्क्टेशन ऑफ aorta, वो भी कौन कैसा है? अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कोरेक्ट तो हो गया। कोआर्क्टेशन ऑफ aorta मतलब Narrow. Narrow થઈ છે. नैरो हो गया है, यस, नैरो हो गया है aorta, बट बहुत माइनर है। सो अनकॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोरेक्टेशन नहीं हुआ है। देन Aortic अनकरेक्टेड stenosis. aortic stenosis, Artificial फिर heart.
आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, यस। Marfan माइट्रल syndrome. मॉर्फन सिंड्रोम, बट कैसा है मॉर्फन सिंड्रोम में, Breathe क्या अभी normal अभी लगता है. हाँ अभी अओर्टा नॉर्मल है, और मॉर्फन सिंड्रोम में क्या होता है? ब्लड वेसल डायलेट थे क्या बॉडी हाँ में. डायलेट हो जाती है वेसल्स, यस। बट अभी अओर्टा डायलेट नहीं हुआ है, अओर्टा भी हेल्दी है, अओर्टा इन्वॉल्व नहीं हुआ है उसमें। एंड माइट्रल स्टेनोसिस ग्रेड 3 और 4 का है, विथ एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर टेट्रालॉजी ऑफ फैलट भी है, बट वो भी अनकरेक्टेड है। सो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से थोड़ी मोर्टालिटी ज्यादा होगी, उसको कार्डियक डिजीजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड कौन सा था ग्रुप, उसमें कौन सी डिजीज कंडीशन थी? मोर्टालिटी थी. मोर्टालिटी ज्यादा है, बट द डिजीज कंडीशंस आर Pulmonary hypertension. pulmonary HTN, yes, endocarditis, Correction of aorta. coarctation of aorta, बट वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ज्यादा है। Marfan syndrome with aortic involvement. मॉर्फन सिंड्रोम, उसमें aorta भी इन्वॉल्व हो गया है अभी। देन लास्ट इज ईसन-मेंजर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिजीज कंडीशन। अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ होगा बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि फीमेल को क्या प्रॉब्लम है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे फिर? Increased इट इज pressure रिलेटेड on टू lungs समथिंग, and heart. हाँ, इंक्रीज प्रेशर इन लंग्स एंड हार्ट। सो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी में कार्डियक डिजीज हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कार्डियक डिजीज है? Sign and symptoms. Dyspnea, palpitation, ओके, डीकम्पेंसेशन के respiratory साइंस दिखेंगे। infection, यस, and peripheral edema, chest pain, Cough यस, and respiratory tachycardia. congestion. यस, साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? जनरल इंटरवेंशंस, Monitor vital. मॉनिटर वाइटल fetal साइंस। heart rate. हाँ, फीटस की भी हार्ट रेट देखनी पड़ेगी, बिकॉज मदर का हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो फीटस तक ब्लड कैसे जाएगा? एंड कंडीशन ऑफ द फीटस भी आपको देखना पड़ेगा। फिर Monitor decomposition signs. हाँ, यस, डीकम्पेंसेशन साइंस देखनी है। कैसे पता चलेगा डीकम्पेंसेशन हो रहा है? कंपेंसेट नहीं कर पाएगा हार्ट तो कैसी साइंस दिखेगी? Tachycardia. Dyspnea. यस, Fatigue. यस, Chest pain. एंड कॉफ। अलोंग विद दिस अपने डीकम्पेंसेशन के साइंस तो देखे, बट उसके साथ कौन से साइंस और देखोगे आप? Heart failure and pulmonary. हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा की साइंस देखोगे। फिर अगर मदर अनेमिक हो जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, O2 नीड जो है बॉडी की फुलफिल नहीं हो रहे, और उसमें भी मदर अनेमिक हो जाएगी, सो कंडीशंस और वर्स हो जाएगी। सो मेक श्योर कि जो मदर है वो आयरन रिच डाइट ले टू प्रिवेंट द अनीमिया। एंड मदर को फ्लूइड रिटेंशन भी होगा, हार्ट डिजीज है तो उसको लो सोडियम डाइट भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा डॉक्टर के ऑर्डर्स पर। उसको बोलना है कि एक्सेसिव वेट गेन भी ना करे। लेबर के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? लेबर में हार्ट का काम ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज मदर इज पुशिंग द बेबी, मदर इज पुटिंग द एफर्ट्स, तो हार्ट का भी वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। तो लेबर के वक्त आप क्या ध्यान रखोगे? मॉनिटर वाइटल्स यस, सिर्फ मदर के ही मॉनिटर करोगे वाइटल्स?
No. FHR भी कर हाँ, तो फीटस के भी करना है। मदर के लिए आप कैसे मॉनिटर करोगे? कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना हो तो कार्डियक Cardiac मॉनिटर, monitor. कार्डियक मॉनिटर। और फीटस का कंटिन्यूअस मॉनिटर कैसे करोगे? External एक्सटर्नल fit. यस, ईएफएम से। यस, देन Bed rest provide करो. Maintain रखवाना sideline position and elevated. हेड रखो। यस, उसको हेड एलिवेट करके साइलेंट पोजीशन दे देनी है, बिकॉज ऑक्सीजन अच्छे से मिलता रहे। जब तक 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट नहीं हो जाता तब तक उसको बेड रेस्ट रखना है। देन Provide administered oxygen. यस, अगर आपको लगता है कि मदर अभी भी डिज्निक है, ऑक्सीजन अभी भी सफिशिएंट नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो गिव ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब। जितना प्रिस्क्राइब किया है उतना दे सकते हो। फिर Pain management maintain. यस, पेन मैनेजमेंट करना है। और अगर डिलीवरी के वक्त जरूरत पड़े एनेस्थेशिया की, तो उसके लिए क्या लगेगा? Cardiologist clearance. यस, कार्डियोलॉजिस्ट अप्रूवल या फिर कार्डियोलॉजी क्लियरेंस, तो कोई भी, मतलब जो भी वर्ड आपको यूज करना है वो लगेगा। उसके सिवा, उसके बिना आप डायरेक्टली उसको एनेस्थेशिया नहीं दे सकते। एंड जब डिलीवरी हो रही है तब आपको क्या करना है? मदर को कंट्रोल्ड पुशिंग एफर्ट्स लगाने हैं, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। अदरवाइज ज्यादा एफर्ट्स लगा देगी तो अगेन कार्डियक पर, हार्ट पर स्ट्रेस पड़ जाएगा। तो कंट्रोल मैनर में देना है, पुशिंग एफर्ट्स बहुत नहीं करने हैं, तो उस पर स्ट्रेस ना हो। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? वेट गेन अवॉइड करो ताकि यस, स्ट्रेस हाँ, वेट गेन नहीं होने देना है, उसकी वजह से हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है। एंड अनदर थिंग, obesity also risk for during pregnancy. यस, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है प्रेगनेंसी में। सो ओबेसिटी नहीं होने देना है। देन नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी थी कोरियोएमनियोनाइटिस। व्हाट इज दिस कोरियोएमनियोनाइटिस? मतलब Inflammation of amniotic cavity. यस, इंफ्लेमेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। क्यों हो सकता है? द रीजन कुड बी Premature rupture. यस, Prolonged प्रीमेच्योर। rupture. यस, Amniocentesis. यस, Vaginitis. यस, Vaginitis. ओके। देन Prenatal procedures. यस, कोई भी प्रोसीजर, एमनियोसेंटेसिस के अलावा अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग, कोरियोनिक व्हील सैंपलिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी आपने प्रोसीजर किया है, इन्वेजिव प्रोसीजर, इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोरियोएमनियोनाइटिस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस आर एंडोमेट्राइटिस एंड न्यूनेटल सेप्सिस। यस, एंडोमेट्रियोसिस एंड नियोनेटल सेप्सिस। आपको कैसे पता चला फीमेल को कोरियोएमनियोनाइटिस है? टेम्परेचर एलिवेटेड થશે, यस, फिर elevated temperature, લિપોસાइटोसिस, ओके, एमनियोटिक फ्लूइड फाउल स्मेलिंग हो जाएगा। बेबी का और मदर का दोनों में किसी का भी टैकीकार्डिया हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। यूट्रस एकदम टेंडर हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? monitor vital sign and fetal heart rate, यस, फिर monitor for contraction and fetal activity, यस, और टेंडरनेस भी मॉनिटर करोगे। फिर then blood culture, हाँ, इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। बट एंटीबायोटिक देने से पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? blood culture, Sand ब्लड culture. कल्चर। यस, ब्लड सैंपल लेके कल्चर के लिए पहले भेजना है, देन एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स। फिर बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसका भी चेक करना पड़ेगा ना, उसके भी कल्चर लेने पड़ेंगे कि उसको है कि नहीं, नियोनेटल सेप्सिस है या नहीं। वो रूल आउट करने के लिए उसके भी कल्चर लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी थी Diabetic mellitus. डायबिटिक मेलाइटस। सो उसमें क्या देखा था? चलो, ये पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट? During pregnancy insulin resist થાય છે.
यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड द रीजन इज Hormones. हार्मोन्स फ्रॉम द प्लासेंटा। यस, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ब्लड में इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा। सो उसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये पेशेंट को डायबिटीज का रिस्क है। फिर प्लासेंटा से क्या क्रॉस हो सकता है? इंसुलिन, Glucose. Insulin ग्लूकोज not क्रॉस crossed. कर सकता है बट इंसुलिन नहीं हो पाएगा। बट फीटस के अंदर जो इंसुलिन है, फीटस है, उसके सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो उसका इंसुलिन तो ग्लूकोज पकड़ के सेल्स में ले जा सकता है। सो उसकी वजह से क्या होगा? Fetus pull out the glucose from mother. That's why हाँ, hypoglycemia થઈ શકે mother. हाँ, मदर को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। यस, और जो भी फीमेल है जो डायबिटिक है तो उसका बेबी कैसा होगा? Macrosomia. मैक्रोस मैक्रोजोमिया वाला होगा, लार्ज इन साइज होगा, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा। तो उसके फंक्शंस भी मतलब एडवांस होगा वो बेबी? नो No. नॉर्मल नो, फंक्शंस तो उसकी एज अकॉर्डिंग ही होंगे, बस उसकी साइज ज्यादा है। और जो भी डायबिटिक पेरेंट है, मदर है, उसका बेबी अगर बॉर्न हो जाएगा तो उसको किसका रिस्क होगा? Hypoglycemia. यस, Hypocalcemia. यस, हाइपर बिलीरुबिनिया Respiratory syndrome. यस, RDS, hyperbilirubinemia, and congenital anomalies with Congenital. what is the very important point? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंसुलिन कितना कैसा होगा? डोज Decreased. कम डिक्रीज लगेगा, ये થશે ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी बिकॉज प्लासेंटा भी नहीं है कि जिसकी वजह से रजिस्ट हो रहा है। एंड जो भी इनफ ग्लूकोज जो मदर की बॉडी में पहले ज्यादा रहता था या कुछ भी था तो वो भी यूटिलाइज हो जा रहा है। तो देर इज नो एक्स्ट्रा डोज ऑफ इंसुलिन, नो नीड ऑफ इंसुलिन एक्स्ट्रा। देन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? Increased insulin need. रीजन इज Placental hormones. यस, Resist प्लेसेंटल કરે છે. हार्मोन, जिसकी वजह से इंसुलिन रजिस्ट हो रहा है। एंड आफ्टर डिलीवरी क्या होगा? पोस्टपार्टम Decrease થઈ જશે. वाई? द रीजन रैशनल क्या है? પ્લેઝન્ટા Placental hormones જ નહીં હોય. प्लासेंटा डिलीवर हो गया, सो वहां कहाँ से हॉर्मोन्स कहाँ से आएंगे? अब सो सडनली प्लासेंटा डिलीवर हो गया, सो सडनली हॉर्मोन्स चले गए हैं, सो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देन हमने GDM देखा था। GDM मतलब During pregnancy, diabetic. हाँ, तो वो मदर पहले डायबिटिक थी? No. नो, he was not diagnosed with diabetes previously before pregnancy। उसको प्रेगनेंसी में हुआ है, नॉर्मली वो सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो उतना नहीं होगा ब्लड ग्लूकोज। जो फीमेल पहले से ही प्रेग्नेंट है, अगर उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ઓવર ડાયાबिटीज ओवर Diabetes. डायबिटीज। यस, यस। सो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल को ओवर डायबिटीज है? HbA1c. HbA1c, यस। ऑलरेडी वो पहले भी डायबिटिक थी तो उसके HbA1c रिपोर्ट्स होंगे ही, वो करवा रही होगी रेगुलरली। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको ओवर्ट हो गया है, डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया है। एंड किन लोगों को हो सकता है ओवर डायबिटीज? ઓબેસ रिस्क फैक्टर, पेशेंट हाँ, ओवरवेट और ओबेस हो उन लोगों को ज्यादा हो सकता है। फिर GDM का अदर रीजन क्या है, क्यों होता है? પોલિસિસ્ટિક ઓવેરિયન ડિસીઝ હોય PCOS, यस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप GDM रूल आउट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए क्या कर सकते हो? GCT test. જીસીટી GCT टेस्ट कब करते हैं? बिटवीन 24 to 28 वीक्स। अगर 1 आवर GCT एब नॉर्मल आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 hour 3 आवर GCT करना पड़ेगा, यस। बट 1 आवर GCT इज नॉर्मल, तो नो नीड टू यस, हमें सेकेंड स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है।
फिर जो जीडीएम है वो किससे मैनेज हो जाता है नॉर्मली? डाइट थी। डाइट से ही हो जाएगा, बिकॉज वो प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, सो उसको डाइट कंट्रोल में हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स इनफ अमाउंट में ले, एक्सेस ना ले, फिर सेडेंट्री ना लाइफस्टाइल है, शुगर अमाउंट ज्यादा ना ले, सिंपल कार्ब्स ना ले, तो इसकी वजह से वो मैनेज हो जाता है। बट कुछ फीमेल्स में नहीं होता है, तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी? मेडिकेशन। मेडिकेशन सारी दे सकते हो आप, कोई भी OH? नो, Prescribed नो, related. नॉट सिलेक्टेड एवरी, स्पेसिफिक। यस, सिलेक्टेड OH ही दे सकते हैं, विच वन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय PHCP। एंड अनदर थिंग, इंसुलिन भी आप दे सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन जो भी लाइक जीडीएम वाले हैं, उनके बेबी को क्या होगा? वो हमने देख लिया। जो जीडीएम वाले हैं, जीडीएम नॉट ओवर डायबिटीज, जिसको जीडीएम है तो आफ्टर बर्थ क्या हो सकता है उनको? आफ्टर बर्थ हाइपोग्लाइसेमिया। नो, नॉट हाइपोग्लाइसेमिया, Euglycemic. यूग्लाइसीमिया, मतलब उनका ब्लड ग्लूकोज अभी नॉर्मल हो जाएगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा। बट देर इज अ रिस्क कि जब वो बड़े मतलब बूढ़े हो जाए लेटर ऑन लाइफ में, लेटर एडल्टहुड में, ओल्डर एज में, उनको डायबिटीज हो सकता है। बिकॉज प्रेगनेंसी में हुआ था, उसका मतलब उनका पेंक्रियास जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वर्क नहीं करता है, तो देर आर रिस्क कि वो जब ओल्ड हो जाएंगे तब उनको हो सकता है। देन जो भी फीमेल्स लाइक ऐसी है जिसको आपको पता है कि इसको रिस्क ज्यादा है, रिस्क फैक्टर्स आई विल आस्क यू, तो उसको आप क्या करोगे? इनिशियल प्री विजिट से ही आप जीसीटी स्टार्ट कर दोगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही जीसीटी चेक करना है कि हाँ इसको रिस्क ऑलरेडी है, वो रिस्क फैक्टर्स में फॉल करती है तो इसको हो सकता है जीडीएम, तो आप पहले से ही उसको चेक करना स्टार्ट कर दोगे। और ये जो फीमेल्स होती है जीडीएम वाली, उनको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो आप? नो। वी कैन, ऐसा नहीं है कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम उनको सीजरियन सेक्शन ही करवाना पड़ता है। द रीजन इज, द रीजन इज Neonatal hypoglycemia and macrosomia. नो, नियोनेटल Hmm. हाइपोग्लाइसेमिया है तो सीजरियन क्यों करवाना होगा? सीजरियन के पीछे का रैशनल क्या है, क्यों सीजर करवाना पड़ता है जो जीडीएम वाली फीमेल होती है? मैक्रोसोमिया आ जाए એટલે हाँ, सीपीडी मैक्रोजोमिया है, सीपीडी। तो मैक्रोजोमिया की वजह से सीपीडी हो सकता है, सो दैट्स व्हाई वो नॉर्मल नहीं करवा सकते, तो उनको सीजर करवाना पड़ेगा। और जो भी बेबी जो बॉर्न होता है उसको क्या हो सकता है, वो आपको दिखेगा, दैट दैट विल बी प्रेजेंट, दैट इज एविडेंट। मैक्रोसोम हाइपोग्लाइसेमिया, हाँ, एंड वो हाइपोग्लाइसेमिया। बेबी आपको देखने में ही बड़ा दिखेगा। कभी आपने देखा होगा जीडीएम वाला बेबी, सो दे आर 3.5 kg वेट, 4 kg वेट के होते हैं, उतने बड़े बड़े होते हैं। तो मैक्रोजोमी आपको दिखेगा और हाइपोग्लाइसीमिया भी आपको दिखेगा, इट इज एविडेंट। दिखेगा मतलब वो ट्रेमर्स और वो सब आएगी, आप ब्लड ग्लूकोज चेक करोगे नियोनेट का तो वो आपको पता चलेगा। नाउ रिस्क फैक्टर्स, कौन सी फीमेल्स को जीडीएम के रिस्क फैक्टर्स है? Older than 35 years. यस, फिर, Obesity by BMI BMI greater greater than than 30. 30। यस, ओबेस हो, बीएमआई ज्यादा हो, नॉन वाइट रेस वाली हो, मतलब एशियंस। एशियंस हमारे जैसी। फिर, PCOS હોય છે यस, फर्स्ट डिग्री डायबिटीज, रिलेटिव्स विथ डायबिटीज। हाँ, फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स है उसको डायबिटीज है, या फिर उनको, हाँ, जेस्टेशनल वो डायबिटीज। जब प्रेग्नेंट थे तब उनको जीडीएम था, तो ये फीमेल को भी होगा। फिर मल्टीपल जेस्टेशन, जितने ज्यादा प्लासेंटा उतने ज्यादा रेजिस्टिविटी हो जाएगी, so multiple gestation could also be a risk factor. Then प्रीवियस विद ग्लाइकोसूरिया, प्रेगनेंसी related hypertension। yes, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज। हाँ, प्रीवियस પ્રીવિયસ बेबी जो है, પ્રેગ્નન્સી હોય તો વેટ એનું 9 પાઉન્ડ કરતા વધારે હોય। हाँ, पहला ફીટસ बेबी था वो भी बहुत बड़ा था,
और अनदर रीजन, वो फीमेल जब बॉर्न हुई थी तब उसका वेट या तो 6 से कम था या फिर 9 से ज्यादा था, तो उसको रिस्क होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट को जीडीएम है? थ्री पीस, दैट इज Polyphagia. पोलीफेजिया, पोलीफेजिया, देन चलो जल्दी। polydipsia and polyuria. Yes, polydipsia and polyuria, yes. Other than that, ब्लड विजन, वेट वेट लॉस लॉस, होगा, ब्लड विजन, यूटीआई। यूटीआई, यस, कीटोन ग्लाइकोसियूरिया, कीटोन, दिया। ये फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर प्री एक्लेम्पशिया, उसके भी साइंस दिखेंगे। पॉलीहाइड्रोमियास हो सकता है एंड द बेबी विल बी लार्ज, मैक्रोसोमिया, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, फीटस होगा। इंटरवेंशन क्या कर सकते हो आप? चलो, व्हाट इंटरवेंशंस यू कैन डू? पहले तो डाइट से ही हो जाएगा, डाइट उसका मॉडिफाई करना होगा। अगर डाइट से नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकेशंस देनी होगी, एक्सरसाइज करवानी होगी, एंड वो फीमेल को बोलना होगा कि दिन में कितनी बार ग्लूकोज चेक करना है, 4 4 टाइम। times. 4 टाइम्स, और मैनेज करना है, चेक करके सिर्फ छोड़ नहीं देना है, मैनेज करना है। एफबीएस कितना होना चाहिए? लेस Less देन 9। than लेस देन 95। वो फीमेल को बोलना है, मेडिसिन से लेके इंसुलिन लेके आपको एफबीएस इतना मेंटेन करना है, 95 से कम रखना है आपका एफबीएस। अगर 1 आवर या 2 आवर बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कर रही है, अगर 1 आवर बाद वो चेक कर रही है तो कितना रखना है? लेस देन 130। 130 to यस, 140। 130। और अगर 2 आवर्स के बाद चेक करी है, आफ्टर लंच डिनर और ब्रेकफास्ट, उसके 2 घंटे बाद वो चेक करी है, तो कितना रखना है? 120। यस, लेस देन 120। फिर उसको बोलना है एक्सरसाइज करना है। फिर जो डायबिटिक एजुकेटर या फिर डाइटिशियन है उसको रिफर करना होगा आपको। उसको रिफर करोगे आप। फिर हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, दोनों के साइंस मॉनिटर करने हैं, ग्लाइकोसियूरिया एंड कीटोन्यूरिया, ये भी मॉनिटर करना होगा। उसका वेट मॉनिटर करना है। देन कैलोरी इनटेक, जितना प्रिस्क्राइब किया है उतना लेना है, लाइक कितना कैलोरीज वो ले सकती है, कितनी ओरल मेडिकेशंस कौन सी लेनी है, इंसुलिन थेरापी कैसे लेनी है, बिकॉज हमें पता है कि पूरी प्रेगनेंसी में उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ऑल्टर होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो उसको पता होना चाहिए। उसके कॉम्प्लिकेशंस भी मॉनिटर करने हैं, बिकॉज हाइपरग्लाइसेमिया या जीडीएम की वजह से प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। अगर प्री एक्लेम्पशिया हो गया सो दिस इज द सीरियस डिसऑर्डर, उसकी वजह से ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं, बिकॉज ज्यादा इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा तो वो दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इन्फेक्शन के साइन मॉनिटर करने होंगे आपको। तो कैसे पता चलेगा इन्फेक्शन है पेशेंट को? तो पेशेंट को आपको बोलना होगा कि अगर आपको बर्निंग या पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग, ईचिंग हो रहा है, या फिर आपको फीवर या कुछ भी इन्फेक्शन के साइन दिख रहे हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस या फिर कॉन्टेक्ट पीएचसीपी। फीटस का स्टेटस आपको असेस करना होगा, फीटल कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया है वो देखना होगा। एंड अगर वो जीडीएम वाली फीमेल है तो उसको एवरी 2 वीक उसको विजिट करवाना है हॉस्पिटल। यू कैन नॉट वेट फॉर 1 मंथ, एवरी मंथ नहीं करवाना है, एवरी 2 वीक्स करवाना है, एवरी 15 डेज उसको विजिट करवानी है फॉर 36 वीक्स। एंड 36 के वीक के बाद एवरी वीक उसको विजिट करवानी है। दिस इज द इंटरवेंशन, जनरल इंटरवेंशन। एनी डाउट टिल दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? no. ऑनलाइन? ओके, सो नेक्स्ट आर द इंटरवेंशंस ड्यूरिंग लेबर। अभी लेबर के वक्त क्या इंटरवेंशंस करोगे जो जीडीएम वाली फीमेल होती है? तो मॉनिटर द फीटल स्टेटस कंटिन्यूअसली फॉर द साइंस ऑफ डिस्ट्रेस। फीटस को आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा। यू कैन मॉनिटर द फीटस विद द हेल्प ऑफ
कंटिन्यूअस किससे मॉनिटर कर सकते हो आप फीटस को? एक्सटर्नल fetal monitor. यस, ईएफएम से ही मॉनिटर कर सकते हैं हम। सो कंटिन्यूअसली फीटस का स्टेटस मॉनिटर करना है कि उसको डिस्ट्रेस तो नहीं हो गया। डिस्ट्रेस कैसे पता चलेगा? या तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा या तो टैकीकार्डिया। सो उससे पता चलेगा कि फीटस को कुछ प्रॉब्लम है। इफ डिस्ट्रेस इज नोटेड, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन। हमें पता है कि बेबी बड़ा है, हम वजाइनल डिलीवरी ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जाए तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट बेबी बड़ा है, सीपीडी हो सकता है। सो हमें कंटिन्यूअस मॉनिटर करके अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगता है कि फीटस डिस्ट्रेस हो रहा है, फीटस की हार्ट रेट या तो इंक्रीज हो रही है एक्सेसिव या तो डिक्रीज हो रही है, तो फिर आपको इमीडिएटली सीजरियन सेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर करना होगा। यू कैन नॉट गो फॉर द वजाइनल डिलीवरी। Carefully regulate insulin and provide glucose intravenously as prescribed because labor depletes the glycogen. Yes, हमें पता है कि जब भी फीमेल ऐसी कोई भी डायबिटिक कंडीशन होती है तो सिर्फ हम इंसुलिन नहीं दे सकते। अगर आप अकेला इंसुलिन ही उसको एडमिनिस्टर करते रहोगे सो शायद उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। सो आपको केयरफुली इंसुलिन एंड ग्लूकोज दोनों आईवी से देना होगा, एडमिनिस्टर करना होगा। बिकॉज लेबर के वक्त एनर्जी ज्यादा लगेगी मदर को, बिकॉज लेबर इज अ लाइक एफर्ट वाली प्रोसीजर है, उसको पुश करना होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग वो प्रोसेस होती है। सो लेबर के वक्त ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है। अगर ग्लाइकोजन डिप्लीट होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बनसे है ना। हाँ, ग्लूकोज बनेगा और वो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बट हम इंसुलिन भी दे रहे हैं, सो हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकोज दोनों में प्रॉपरली रेगुलेट करना होगा कि मदर को हाइपोग्लाइसेमिया भी ना हो जाए, और ग्लाइकोजन रिलीज हो रहा है तो हाइपरग्लाइसेमिया भी ना हो जाए। तो दोनों केयरफुली आपको आईवी से देना होगा मदर को ड्यूरिंग लेबर। सो ऐसी जो मदर है उसको कितना ऑक्सीटोसिन तो ऑलरेडी चल रहा होगा, नॉर्मल वजाइनल आप ट्राई कर रहे होगे तो ऑक्सीटोसिन भी चल रहा है, ग्लूकोज भी चल रहा है और इंसुलिन भी चलेगा। सो ये देना पड़ता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी या फिर लेबर में क्या करना है। अभी डिलीवरी हो गई है तो पोस्टपार्टम में आपको क्या ध्यान रखना है? तो ऑब्जर्व द बर्थिंग पेरेंट क्लोजली फॉर द हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन। यस, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी प्लासेंटा चला जाएगा, सो इंसुलिन रेजिस्टिविटी अभी नहीं है। सो मदर को हमने ऑलरेडी इंसुलिन दिया हुआ था, तो देयर माइट बी चांसेस कि उसको सडनली आफ्टर डिलीवरी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। सो जो भी मदर है उसको क्लोजली मॉनिटर करना होगा फॉर हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन, बिकॉज अ प्रेसिपिटस डेक्लाइन इन इंसुलिन रिक्वायरमेंट नॉर्मली अकर्स। हमें पता है कि प्लासेंटा रिमूव हो जाता है तो तुरंत ही इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और हमने ऑलरेडी लेबर में दिया था। तो देयर आर चांसेस, इसलिए हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। द बर्थिंग पेरेंट मे नॉट रिक्वायर इंसुलिन फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 आवर्स तक तो उसको इंसुलिन की अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हमने दिया हुआ है एंड रेजिस्टिविटी भी नहीं है, तो उसकी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकती है, अब उतने इंसुलिन से काम बन जाएगा। Regulate insulin needs as prescribed after first day according to blood glucose testing. Yes, अभी एक दिन तक तो हमें देना ही नहीं है, 24 आवर्स मतलब 1 डे तक तो आप कुछ नहीं दोगे। आफ्टर फर्स्ट डे कितना इंसुलिन देना है, क्या करना है, तो उसके लिए आपको ब्लड ग्लूकोज चेक करना होगा। अगर ज्यादा है तो ही दो, नहीं है नॉर्मल है तो डोंट गिव इट। सो इट डिपेंड्स ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। Assess dietary needs based on blood glucose testing and insulin requirement. Yes, उसकी डाइटरी नीड्स भी चेक करनी है। अगर ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट बनाओ, अगर ब्लड ग्लूकोज कम है तो शी कैन ईट एवरीथिंग। सो डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्लूकोज उसका डाइट भी चेंज होगा। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन और पोस्टपार्टम हेमरेज। इन्फेक्शन ना हो जाए, पीपीएच ना हो जाए, ये भी आपको मॉनिटर करना होगा। अंडरस्टूड? Yes. Yes or no? Yes. Okay. So next condition is DIC, disseminated intravascular coagulation. What is DIC? DIC का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? એક એવી કન્ડિશન બોડીમાં કે જ્યાં બ્લીડિંગ બી થાય અને ક્લોટ બી થાય, એમ બંને કન્ડિશન જોડે. Yes, DIC is a clotting as well as bleeding disorder. उसमें एक जगह पर एबनॉर्मल क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाती है तो अनदर जगह पर एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है।
सो लेट्स स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट की डीआईसी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी उसकी स्टडी करते हैं। फिगर 23.1 देयर इज अ स्टिम्युलस, स्टिम्युलस मतलब डीआईसी क्यों हो रहा है, कुछ रीजन है, तो देयर इज अ स्टिम्युलस, द स्टिम्युलस कुड बी टिश्यू डिस्ट्रक्शन और एल्स एंडोथेलियल इंजरी। टिश्यू डिस्ट्रक्शन मतलब कोई सर्जरी ट्रॉमा कुछ भी हुआ है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर एंडोथेलियल इंजरी, सो वेसल्स में इंजरी हुई है, ब्लड वेसल्स में ड्यू टू हाइपरटेंशन डायबिटीज, कुछ भी रीजन से ब्लड वेसल की एंडोथेलियल इंजरी हुई है। ये दोनों रीजन की वजह से, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और एंडोथेलियल रीजन की वजह से ये टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट होता है बाय दिस आर द वेज कि क्यों एक्टिवेट हुआ, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे की वजह से, एंडोटॉक्सिन की वजह से। सो ये टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो गया, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट होगा तो वो थ्रोम्बिन जनरेशन स्टार्ट करेगा, थ्रोम्बिन का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, एंड वी नो कि थ्रोम्बिन जनरेट हो गया तो वो क्या करेगा, थ्रोम्बिन का काम क्या है, ब्लड क्लॉट क्लॉट करना। ब्लड को क्लॉट करना, यस। सो थ्रोम्बिन जनरेट हो जाएगा, सो ये थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिन बनेगा और फाइब्रिन डिपोजिट होगा, सो इनडायरेक्टली वो अल्टीमेटली क्या होगा, थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, देयर विल बी थ्रोम्बोसिस। अगर थ्रोम्बोसिस हो गया, दिस इज द वेसल, उसमें ब्लड क्लॉट बन गई ड्यू टू थ्रोम्बिन, सो हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लड सेल्स ऐसे ब्लॉक करेगा, और टिश्यू इस्केमिया हो सकता है, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है ड्यू टू दिस थ्रोम्बोसिस। दिस इज वन साइड, ये हाफ साइड है। ये हो गया क्लॉटिंग का, हमने मैकेनिज्म देखा। अभी ये थ्रोम्बिन की वजह से सारे प्लेटलेट कंज्यूम हो गए यहाँ पर क्लॉट बनाने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल ये बॉडी है मदर की, पैर में हमने क्लॉट चलो बनना स्टार्ट हो गया, थ्रोम्बिन डिपॉजिट हो गया, फाइब्रिन डिपॉजिट हो गया, सो पैर में क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया, तो पूरी बॉडी में से सारा प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, सो सारा प्लेटलेट कंज्यूम हो गया, यूज हो गया। अभी हाथ में और वहां पर ऊपर की बॉडी में प्लेटलेट्स है ही नहीं कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके, ब्लीडिंग ना होने दे, सो प्लेटलेट कंज्यूम हो गया, उसकी वजह से ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। व्हाट इज दिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटो डिक्रीज प्लेटलेट हाँ का प्लेटलेट डिक्रीज हो गया है, सो उसकी वजह से देयर इज अ ब्लीडिंग, सो एक जगह पर क्लॉट हो गई, दूसरी जगह पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। दिस इज अनदर पैथोफिजियोलॉजी फॉर ब्लीडिंग। अनदर रीजन ब्लीडिंग क्यों होता है, तो क्लॉट फॉर्म हुआ है, सो बॉडी में क्लॉट फॉर्म होगा तो भी बॉडी कुछ ट्राई करेगी कि ये क्लॉट ब्रेक डाउन करनी है, हमें क्लॉट नहीं चाहिए, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, सो उसकी वजह से एक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मिन जनरेशन होगा और फाइब्रिनोलाइसिस होगा। ये जो क्लॉट है फाइब्रिन वाला, वो ब्रेक डाउन करना है हमें, सो उसकी वजह से भी वापस से ब्लीडिंग हो सकता है। सो देर आर टू रीजंस कि ब्लीडिंग क्यों होता है। क्लॉट का पता चल गया कि इंजरी हुई ड्यू टू एनी स्टिम्युलस, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो गए, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो गए, उसकी वजह से थ्रोम्बिन बनना स्टार्ट हुआ, एंड अल्टीमेटली थ्रोम्बिन बनना स्टार्ट हुआ तो उसने थ्रोम्बस बना दिया, उसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो बॉडी को पता चला कि हाँ दिस इज द प्रॉब्लम, अभी ये क्लॉट ब्रेक करनी है, सो उसने प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिया, इनडायरेक्टली उसने फाइब्रिनोलाइसिस स्टार्ट कर दिया कि ये क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाए, सो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है वहां पर। और ये सारी प्लेटलेट जो थ्रोम्बस बना था जहां पर, तो सारी प्लेटलेट फाइब्रिन सब वहां पर जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो दूसरी जगह पर प्लेटलेट कम हो गई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, सारी प्लेटलेट कंज्यूम हो गई, यूज हो गई, सो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। अंडरस्टूड द पैथोफिजियोलॉजी, क्यों क्लॉटिंग एंड क्यों ब्लीडिंग दोनों हो सकता है ये कंडीशन में पता चला। Yes? Yes or no? They are મેમ not doing. સિંગલ જગ્યા પર આમ ટ્રોમા હોય તો થાય આવું? हाँ हो सकता है, डीआईसी में कुछ भी जगह पर हो सकता है डीआईसी, दिस इज द रेयर कंडीशन, बट ये हो सकता है। नॉर्मली हमको इंजरी होती है तो हमने हमारे वहां क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, बट अगर वो एब नॉर्मल वे में रिएक्ट करेगा, सारी प्लेटलेट्स यहाँ पर आके अक्यूमुलेट हो जाएगी, तो दूसरी जगह पर ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा हो जाएगा। सो टिश्यू डिस्ट्रक्शन ट्रॉमा कहीं पे भी हो सकता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है डीआईसी, बट अंडरस्टूड द पैथोफिजियोलॉजी। यस
આ કન્ડિશન ઓનલી પ્રેગ્નન્સીમાં તો ના જ થાય ને, બીજે બી થઈ જ શકે ને. થઈ શકે, yes, but pregnancy में भी होती है. It is not only limited to pregnancy. Pregnancy सिवाय भी हो सकती है DIC, but pregnancy में भी होती है. Understood? The pathophysiology पता चला क्या है? They are not going to ask you the pathophysiology, but आपको पता होगा तो आपको आगे समझ आएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है. Okay, so let's move to the description. So DIC is the condition in which the clotting cascade is activated. नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में क्या होता है, आपको इंजरी होती है तो थोड़ा सा उतना थोड़ा फाइब्रिन आके उतना क्लॉट कर देता है, बट डीआईसी में क्लॉटिंग कैस्केड मतलब बहुत ज्यादा लाइक क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा माइक्रो सर्कुलेशन में एंड अल्टीमेटली दूसरी जगह पर प्लेटलेट कंज्यूम हो गए हैं तो वहां पर है नहीं, सो वहां पर ब्लीडिंग हो सकता है. सो डीआईसी इज द कंडीशन इन विच the clotting cascade is activated resulting in the formation of clots in the microcirculation. ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी हमने देख ली. नेक्स्ट रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, the rapid and extensive formation of clot that occurs in DIC causes the platelet and clotting factors to be depleted. Yes, ये क्लॉटिंग कैस्केड हो गया डीआईसी में. सो ये रैपिडली बहुत सारी क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो गई तो उसकी वजह से बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गई, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो कम हो गए. सो ये कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा. दिस रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग एंड द पोटेंशियल वेस्कुलर ऑक्लूजन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम थ्रोम्बोएम्बोलस फॉर्मेशन. सो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज सारी क्लॉट्स सारे प्लेटलेट फैक्टर्स सब कुछ यूज हो रहा है वो क्लॉट फॉर्मेशन में. सो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगा एंड वो जो थ्रोम्बस फॉर्म हुई थी उसकी वजह से ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई भी ऑक्लूड हो जाएगा. सो डीआईसी में ब्लीडिंग भी होता है, क्लॉट भी होता है. ब्लीडिंग की वजह से भी टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा एंड क्लॉट की वजह से भी ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, now let's see the predisposing condition. Predisposing condition मतलब प्रेगनेंसी में क्यों होता है डीआईसी, व्हाट कुड बी द रीजन, रिस्क फैक्टर्स कि उस फीमेल को डीआईसी होने के चांसेस है. So the predisposing condition, let's see the box 23.3. Abruptio placenta. Yes, अगर फीमेल को अब्रप्शियो प्लासेंटा हो जाएगा तो उससे रिस्क है कि उसको डीआईसी हो सकता है. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म उसकी वजह से भी हो सकता है डीआईसी. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. यस, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से क्या होगा, एंडोथीलियल इंजरी होगी. ये एंडोथीलियल वॉल है, ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा तो वो एंडोथीलियल लेयर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से भी डीआईसी एक्टिवेट हो सकता है. हेल्प सिंड्रोम इज अगेन प्री एक्लेम्शिया. प्री एक्लेम्शिया में हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है. वी विल सी द फुल फॉर्म ऑफ हेल्प. इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ. यस, दिस इज द मोस्ट कॉमन. अगर आपको क्वेश्चन में आया हो, ये सारी ये चीजें याद रखनी है. अगर क्वेश्चन में आया है कि मदर इज फेसिंग मिस्ड अबॉर्शन. मिस्ड अबॉर्शन मतलब अंदर यूट्रस में फीटस की डेथ हो गई है, मदर को पता ही नहीं है, तो वो मदर को रिस्क है, उसको डीआईसी हो सकता है. तो इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर ही फीटल डेथ हो जाएगी तो उसको रिस्क है डीआईसी होने का. लीवर डिजीज है. लीवर डिजीज मतलब ऑलरेडी उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है और उसमें भी ये सब इंजरी की वजह से क्लॉटिंग कैस्केड चालू हो गया तो उसको भी डीआईसी हो सकता है. सेप्सिस की वजह से भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होगा और उसकी वजह से भी ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन ट्रॉमा हो सकता है. एंड सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज एंड ब्लड लॉस, दिस कुड बी आल्सो अ रीजन जिसकी वजह से डीआईसी हो सकता है मदर में. सो दिस आर द रीजंस क्यों प्रेगनेंसी में डीआईसी होता है. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज असेसमेंट. आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज सफरिंग फ्रॉम डीआईसी? तो फर्स्ट तो अनकंट्रोल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा वो भी अनकंट्रोल मैनर में. सो ब्लीडिंग होगा, अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो आपको कैसे दिखेगा? सो देयर विल बी ब्रूसिंग, परप्यूरा, पैटेकी एंड एकाइमोसिस. ऑल दिस वर्ड्स इंडिकेट्स द इंटरनल ब्लीडिंग. ब्रूसिंग हो जाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन. परप्यूरा हो जाना मतलब ऐसे डॉट डॉट हो जाना. पैटेकी मतलब पूरे बड़े बड़े ऐसे ब्लू ब्लूइश स्पॉट्स दिखेंगे. एंड एकाइमोसिस हो जाएगा पूरा ऐसे लाइनिंग्स जैसे
सो ऑल दिस वर्ड्स इंडिकेट इंटरनल ब्लीडिंग। ये चारों वर्ड का मतलब सेम होता है कि मदर इज हैविंग इंटरनल ब्लीडिंग, और आपको स्किन के ऊपर ब्रूसिंग, पर्प्यूरा, पैटिकी एंड एकाइमोसिस देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन एक्सक्रीशन सच एज स्टूल। स्टूल के अंदर ऑकल्ट ब्लड देखने को मिलेगा। व्हाट इज ऑकल्ट ब्लड? Old students, you should know this. We have studied in GI system. Diagnostic test में हमने स्टडी किया था. ઓકર બ્લડ મીન્સ આપણે ડાયરેક્ટ ના જોઈ શકે, માઇક્રોસ્કોપિક થ્રુ ખબર પડે. स्टूल में ब्लड है बट विच कैन नॉट बी विजिबल विद द नेकेड आईज, तो वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से ही पता चलेगा कि देयर इज अ ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल. अगर हम नेकेड आईज से देख सकते हैं तो ऐसे ब्लड इन स्टूल को क्या बोलेंगे? मेलिना. मेलिना. यस. तो पर ये ब्लड ऐसा है कि आपको डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं दिखेगा, सो आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन द स्टूल और नॉट. फिर ब्लीडिंग हो रहा है तो कहीं से भी निकलेगा. हिमेच्यूरिया हो सकता है, हिमेटेमेसिस हो सकता है, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, अनदर रीजन मेलिना हो सकता है, नोज ब्लीड, एपिस्टेक्सिस हो सकता है. तो सारी जगह से ब्लड लॉस हो सकता है. जितने भी रास्ते हैं वहां से ब्लड लॉस हो सकेगा. आपको दिखेगा मदर को हिमेच्यूरिया हो रहा है, हिमेटेमेसिस, वजाइनल ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, मेलिना, कुछ भी दिखेगा आपको. साइंस ऑफ शॉक दिखेंगे बिकॉज इतना सारा ब्लीडिंग हो रहा है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग, तो मदर में शॉक भी होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक भी होगा, तो उसके भी साइंस दिखेंगे आपको. डिक्रीज फाइब्रिनोजन लेवल, प्लेटलेट काउंट एंड हिमेटोक्रिट लेवल. अगर आप उसका ब्लड सैंपल लेके लैब टेस्ट करोगे तो फाइब्रिनोजन लेवल भी कम आएंगे ब्लड में, प्लेटलेट काउंट भी कम आएगा एंड हिमेटोक्रिट लेवल भी कम आएगा बिकॉज ब्लड लॉस हो गया है, सो हिमेटोक्रिट भी कम हो जाएगा. फिर आप अगर दूसरा लैब टेस्ट करोगे तो इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मतलब PT. ક્લોટ થવાનો ટાઈમ એકદમ વધી જાય. हाँ, PTINR इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हो जाना मतलब क्लोटिंग डिले कर सकते हैं. हाँ, क्लॉटिंग डिले हो जाएगा. यस. तो ये ब्रदर को ब्लीडिंग हो रहा है तो अब आप लैब टेस्ट करोगे तो PTINR इंक्रीज हो जाएगा. APTT दैट इज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वो भी इंक्रीज हो जाता है. क्लॉटिंग टाइम इन शॉर्ट इंक्रीज हो रहा है एंड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो फाइब्रिन फटाफट डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया है. सो इसकी वजह से फाइब्रिन ही डिग्रेड हो जाएगा तो क्लॉट कैसे, ब्लड कैसे स्टॉप होगा? बिकॉज फाइब्रिन डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था तो वो भी इंक्रीज हो गया है. सो दिस कुड बी द असेसमेंट फाइंडिंग, जिससे आपको पता चलेगा कि मदर इज सफरिंग फ्रॉम DIC. ओके, अभी इंटरवेंशन क्या करोगे? ऑब्वियसली इतना ब्लड लॉस है तो फर्स्ट आपको ये ही सोचना है, IV फ्लूइड रिप्लेस करना होगा. सो दैट वुड बी, ये तो आपको सोचना है. बट अंडरलाइंग कॉज, हमने वो कॉज देखे, अब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, प्री एक्लेम्शिया, ये जो भी कॉज थे जिसकी वजह से DIC हुआ है तो वो आपको रिमूव करना होगा. जब तक कॉज रिमूव नहीं होगा तब तक वो चालू ही रहेगा. सो यू हैव टू फर्स्ट रिमूव द अंडरलाइंग कॉज, मॉनिटर वाइटल साइंस, असेस फॉर ब्लीडिंग एंड साइंस ऑफ शॉक. यस, मदर के वाइटल्स चेक करने हैं, उससे इजीली पता चलेगा कि वेदर देयर इज शॉक और नॉट. एंड ब्लीडिंग के साइंस देखने हैं, ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं. ब्लीडिंग के साइंस हमने देखे थे कि इंटरनल ब्लीडिंग होगा, सो देयर विल बी स्किन डिस्कलरेशन डिफरेंट टाइप्स, और एल्स कोई भी रास्ते से वो ब्लड बाहर आ रहा है. प्रिपेयर फॉर ऑक्सीजन थेरेपी. यस, ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, वॉल्यूम रिप्लेस करना पड़ेगा और ब्लड कंपोनेंट भी देना पड़ेगा उसको, एंड पॉसिबली हिपेरिन थेरेपी. क्यों हिपेरिन थेरेपी दे रहे हो? ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रहा है तो. બટ બીજી સાઈડ ક્લોટિંગ બી થાય છે. બંને થાય છે ને. बिकॉज ब्लीडिंग क्यों हुआ? बिकॉज क्लॉटिंग एबनॉर्मल स्टार्ट हो गया, सो इसलिए हिपेरिन भी देना पड़ेगा. पॉसिबली देयर विल बी नीड ऑफ हिपेरिन थेरेपी आल्सो. मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट. यस, आप फ्लूइड तो दे रहे हो बट उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए वो भी देखने होंगे. ब्लड रिप्लेसमेंट की भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए वो भी देखने होंगे. एंड हिपेरिन की भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए बिकॉज आपने हिपेरिन क्लॉट ब्रेक डाउन करने के लिए दिया था और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऐसी मदर्स में ट्रीटमेंट बहुत केयरफुली देनी पड़ती है. मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड मेंटेन एटलीस्ट 30 ml पर आवर. हमें पता है कि ब्लीडिंग हो रहा है एंड क्लॉटिंग हो रहा है. ब्लीडिंग की वजह से
प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा ऑर्गन्स में, एंड क्लॉटिंग की वजह से भी नहीं होगा, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। सो फर्स्ट क्या फेल हो जाएगा, रीनल फेलियर पहला होता है। डीआईसी में रीनल फेल, किडनी फेल्स पहली हो जाती है। सो वी हैव टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, एंड 30 ml पर आवर तो हमें मेंटेन करना है, उससे कम ना हो जाए वो ध्यान रखना है। सो उसके लिए आप फ्लूइड दे सकते हो कि किडनी तक पूरा ब्लड सप्लाई चालू रहे, किडनी फेल ना हो जाए, बिकॉज रीनल फेलियर इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीआईसी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड? Yes. Okay. So this is the intervention for DIC. Next is ectopic pregnancy. तो ectopic pregnancy मतलब क्या? यूट्रस की वजह से बीचे बच्चे प्रेग्नेंट मतलब इम्प्लांटेशन ये यूट्रस के अलावा कहीं पे भी अगर कंसीव इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको हम ectopic pregnancy ही बोलेंगे। सो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम था उसका इम्प्लांटेशन हुआ है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, कहीं पे भी हो उसको हम ectopic pregnancy ही बोलेंगे। मोस्ट कॉमन लोकेशन इज द एम्प्यूला। मोस्ट कॉमन ectopic pregnancy कहाँ होती है? इन द एम्प्यूला। क्यों एम्प्यूला में? बिकॉज फर्टिलाइजेशन वहां पर ही होता है। अगर वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फ्लोट करके आगे नहीं जाएगा तो वहीं पर ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जहां फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पर ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई एम्प्यूला इज द कॉमन प्लेस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द फैलोपियन ट्यूब। सो अगर फिम्ब्रियम में भी हो सकता है, एम्प्यूला में भी हो सकता है, दिस इज इस्थमस। तो इस्थमिक भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और इंटरस्टिशियल पूरा टिश्यू के अंदर चला जाएगा, ये एंडोमेट्रियम से पूरा मायोमेट्रियम में चला जाएगा और उसमें भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। समटाइम्स एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकता है। कैसे? सो ये ओवम था, यहाँ फिम्ब्रियम में से ऐसे निकल कर बाहर आ जाएगा, तो वहां पर भी हो सकता है बाहर एब्डोमिनल कैविटी में भी, पेरिटोनियल कैविटी में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बट अदर देन यूट्रस कहीं पर भी हो, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि मदर इज हैविंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, प्रेग्नेंट है उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन तो स्टॉप हो ही जाएंगे, सो इट इंडिकेट्स कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, बट अभी वो नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मिस्ड हो गई है। बट अलोंग विद दैट एब्डोमिनल पेन हो रहा है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन नहीं होता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन होगा। वजाइनल स्पॉटिंग to bleeding, that is dark red or brown. yes, vaginal spotting start हो जाएगा, bleeding start होगा, बट वो कैसा होगा? एकदम डार्क रेड या फिर ब्राउन कलर का होगा। अगर रप्चर है, दिस आर द नॉर्मल साइंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो एब्डोमिनल पेन होगा, डार्क रेड और ब्राउन कलर का वजाइनल ब्लीडिंग होगा, एंड मेंसेस मिस्ड हो जाएंगे, वो तो कॉमन है। बट अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है, यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत स्पेस नहीं होगी, इतना है इस्मस या एम्प्यूला, इतना है तो इतने तक ही ग्रो होगा, उससे ज्यादा तो बड़ा ग्रो नहीं हो पाएगा बेबी। अगर बेबी ग्रो होगा तो वो जो फैलोपियन ट्यूब है वो फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। सो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो क्या होगा? सो पेन बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जो एब्डोमिनल पेन है बहुत शार्प, बहुत सीवियर पेन होगा और शोल्डर तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिफर्ड शोल्डर पेन, रिफर्ड शोल्डर पेन मतलब लेफ्ट साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो लेफ्ट शोल्डर में पेन होगा, राइट साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो राइट शोल्डर में पेन होगा। सो वो पेन सीधा शोल्डर तक जाएगा, एंड साइंस ऑफ शॉक भी दिखेंगे, बिकॉज वो रप्चर हो गया है, फट गया है पूरा फैलोपियन ट्यूब। सक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मदर को शॉक भी हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। सो दिस आर द साइंस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंटरवेंशन क्या करोगे आप? आपको पता चला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो क्या करना है? हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, दैट इज फाइन, बट हमें उसको ग्रो नहीं होने देना है। अगर फीटस ग्रो होता रहेगा तो क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में रप्चर बच्चे चाहिए। रप्चर हाँ, रप्चर हो जाएगा, तो वो तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर अवर मेन मोटिव इज हमें उसका ग्रोथ स्टॉप करना है, उसके बाद हमें जो भी करना है उसको निकालना है, कि जो भी करना है वो हम करेंगे, बट पहले राइट नाउ वी हैव टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फीटस। सो
First nursing step is assessment always comes first. तो obtain assessment data and vital signs. पहले उसको डेटा लेना है, उसका assess करना है, उसको vital signs लेना है. Now monitor the bleeding and initiate the measures to prevent the rupture and shock. पहले देख लो कि उसको bleeding हो रहा है या नहीं. अगर bleeding हो रहा है तो already rupture है. बट अगर नहीं हो रहा है ब्लीडिंग, सो वी हैव टू स्टार्ट द मेजर्स टू प्रिवेंट द रप्चर. अगर ब्लीडिंग नहीं है तो हमें ध्यान रखना है कि अभी ये रप्चर ना हो और शॉक भी ना हो, उसको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. सो ये हमारा मेन गोल है. सो रप्चर प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एज मीथोट्रेक्सेट. मीथोट्रेक्सेट क्या है? एक फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है. फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट मतलब बेबी को ग्रो होने के लिए फॉलिक एसिड और उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी. वी आर गिविंग एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मतलब वो उसकी एक्टिविटी बूस्ट करेगा, अपोज. यस इनहिबिट कर देगा. सो मीथोट्रेक्सेट मेडिसिन दी जाती है विच इज अ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट. वो क्या करेगा? फीटस का ग्रोथ स्टॉप कर देगा, अभी उसका ग्रोथ नहीं होने देगा. और अगर बहुत छोटा होगा फीटस तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, पिघल जाता है, दैट वी कैन से कि ऐसा हो जाता है. सो उसके लिए कोई सर्जरी करनी नहीं पड़ेगी. अगर छोटा है तो बड़ा है तो सर्जरी करके निकालना पड़ेगा. बट फर्स्ट वी हैव टू गिव दिस मेडिसिन which is a folic acid antagonist. It is used in early ectopic pregnancy to treat the condition without surgery. हम अगर अर्ली दे छोटा है और उसमें दे देंगे तो उसका ग्रोथ वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा. और बहुत छोटा है तो वो नॉर्मल मदर के एंडोमेट्रियम में ही मिक्स हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा. वैसा हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जरी, वो खुद से ही वैनिश हो जाएगा. अगर वो थोड़ा बड़ा है, हमने ग्रोथ तो स्टॉप कर दिया बट देयर इज नो एनी चांस कि वो खुद से वैनिश हो जाए, मिक्स हो जाए. थोड़ा बड़ा था फीटस अभी, तो क्या करना पड़ेगा? सो प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर लेप्रोटोमी. सर्जरी करनी पड़ेगी फॉर द एंड रिमूवल ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ट्यूब. अगर ट्यूब में कुछ डैमेज नहीं हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में वो बड़ा था, वैनिश नहीं हुआ, बट ट्यूब में भी डैमेज नहीं किया है, तो सिर्फ हमें प्रेगनेंसी रिमूव करनी है. जो फीटस है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला फीटस है, सिर्फ उसको ही रिमूव करना है, ट्यूब को रखेंगे. बट अगर ट्यूब भी डैमेज हो गई है तो हमें वो भी निकालनी पड़ेगी. सो दोनों भी हो सकता है या फिर सिर्फ प्रेगनेंसी का रिमूवल भी हो सकता है, बट वो लेप्रोटॉमी से ही करना पड़ेगा. सो प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर लेप्रोटॉमी एंड रिमूवल ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ट्यूब. इफ नेसेसरी, ट्यूब की जरूरत हो निकालने की तभी निकालनी है, अननेसेसरी हम नहीं निकाल सकते. और रिपेयर द ट्यूब, अगर थोड़ा डैमेज हुआ है तो डॉक्टर्स रिपेयर भी कर देंगे. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिमूव द ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब अननेसेसरीली. दे विल सी कि हाँ अगर डैमेज नहीं हुआ है तो सिर्फ प्रेगनेंसी रिमूव करेंगे, थोड़ा डैमेज है तो रिपेयर कर देंगे, बहुत डैमेज है तो दे विल रिमूव द ट्यूब. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, यस एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी. और अगर नेगेटिव होगी RH नेगेटिव तो उसको रोगेम भी देना पड़ेगा हमें. सो दिस आर द इंटरवेंशंस. मेन इंटरवेंशंस क्या है? हमें अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ है, रप्चर नहीं हुआ है तो रप्चर नहीं होने देना है. सो उसके लिए हम पहले ये मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे कि जो ग्रोथ है वहीं पर ही स्टॉप हो जाए. फिर हम देखेंगे कि अगर बहुत छोटा है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बड़ा है तो सर्जरी से ही निकालना पड़ेगा, वो खुद से वैनिश नहीं होगा. अंडरस्टूड? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes. So these are the interventions. Next condition is hepatitis B. So let's take a short break. Then उसके बाद हम ये hepatitis B study करेंगे. है ना? Yes, ma'am. Okay. So next condition is hepatitis B. So what is this? So hepatitis B is an inflammation of the liver. So the description is the risk of prematurity, low birth weight and neonatal death increase if the birthing parent has hepatitis B infection. हमें पता है कि hepatitis B infection क्या है. So अगर मदर को hepatitis B हो गया, infection हो गया, so उसकी वजह से prematurity भी हो सकती है बेबी में, LBW वाला बेबी भी हो सकता है, neonatal death भी हो सकती है. Hepatitis is transmitted through blood, saliva, vaginal secretions, semen, breast milk, chest milk and across the placental barrier. हमें पता है कि ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड दोनों से ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस बी. सो ब्लड से और जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, ब्रेस्ट मिल्क है, सबसे वो ट्रांसमिट हो सकता है. एंड अनदर इज प्लासेंटल बैरियर भी वो
क्रॉस करके फीटस तक जा सकता है ये वायरस। इंटरवेंशंस क्या करनी है, हमें पता है कि ये सब हो सकता है। सो द इंटरवेंशन इज मिनिमाइज द रिस्क फॉर इंट्रापार्टम असेंडिंग इन्फेक्शंस, लिमिट द नंबर ऑफ वजाइनल एग्जामिनेशन। हाँ, हमें मेन चीज ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी बेबी में ना हो जाए इन्फेक्शन, क्योंकि प्लासेंटल बैरियर तो ये सब तो होगा, बट हम जितना हो सके उतना बेबी को बॉडी फ्लूइड्स में कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। तो आपको पता होगा कि जब भी डिलीवरी स्टार्ट होती है, लेबर स्टार्ट होता है, सो धीरे धीरे सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होता है। सो फ्रीक्वेंटली जो पीएचसीपी और नर्स होते हैं वो पीवी करते हैं। व्हाट इज दिस? पीवी मतलब फॉर और वजाइनल vaginal एग्जामिनेशन। और वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं टू चेक द डायलेटेशन, कि डायलेटेशन कितना है। सो जितना हो सके उतना कम करना है, वजाइनल एग्जामिनेशन कम करना है। शायद आपने वजाइनल एग्जामिनेशन किया और फीटस प्रेजेंट है, सो देयर माइट बी चांसेस कि उसको रिस्क हो सकता है हेपेटाइटिस बी होने का। सो लिमिट करना है, बने उतना कम करना है। रिमूव द बर्थिंग पेरेंट्स ब्लड फ्रॉम द नियोनेट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। यस, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसके ऊपर मदर का ब्लड और वो सब चिपका हुआ होगा, तो इमीडिएटली वो सब रिमूव कर दो, क्लीन कर दो बेबी को, बिकॉज हमें रखना नहीं है वो ब्लड वायरस वाला है, उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट है, तो हमें वो तुरंत ही रिमूव करना है। सक्शन द फ्लूइड्स फ्रॉम द नियोनेट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। यस, वो उसने वो पूरे फ्लूइड सिक्रीशन से पास होके निकला है, सो देयर विल बी फ्लूइड्स स्टिक ऑन द आईज, नोज, कहीं पे भी फ्लूइड्स हो सकते हैं, तो अगर है अंदर माउथ में, नोज में, सो वो सब सक्शन कर देने हैं, निकाल देने हैं। बाथ द नियोनेट बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर इंक्लूडिंग इंजेक्शंस आल्सो। यस, बेबी जब बॉर्न होता है तो एट बर्थ हम उसको बीसीजी वैक्सीन देते हैं। तो जब भी वो बॉर्न होता है तो पहले उसको, नॉर्मली हम नियोनेट को नहलाते नहीं है, बट ये नियोनेट को हमें क्लीन करना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई भी मदर का फ्लूइड या ब्लड ना रहे। बिकॉज अगर आप इंजेक्शन दोगे और थोड़े भी वायरस वहां पर प्रेजेंट होंगे, वो तुरंत ही वो पंचर से अंदर चले जाएंगे। सो पहले आपको नियोनेट को नहलाना होगा बिफोर डूइंग एनी इन्वेजिव प्रोसीजर। अगर आपको उसका आरबीएस भी चेक करना है फिर भी उसको क्लीन किए बिना नहीं कर सकते। Clean and dry the face and eyes of the neonate before instilling the eye prophylaxis. Yes, जो भी बेबीज ऐसे बाहर निकलते हैं फ्लूइड के सिक्रेशंस में आके, उनको आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, बर्थ के टाइम जैसे वो डिलीवर होता है उसकी आईज में ड्रॉप्स डालते हैं, आई प्रोफाइलेक्सिस इंस्टिल करते हैं। तो उससे पहले डायरेक्टली नहीं डालनी है मेडिसिन, उसके पहले उसकी क्लीन करो, ड्राई करो पूरा फेस, आईज भी उसकी क्लीन एंड ड्राई कर दो, फिर ही वो मेडिसिन आपको अप्लाई करनी है। Infection of the neonate can be prevented by administration of hepatitis B immunoglobulin. Yes, हमें पता नहीं है कि फीटस को है या नहीं है, बट हम वो मान के चल रहे हैं कि वो मदर के अंदर था तो उसको हो ही सकता है, बिकॉज प्लासेंटा क्रॉस करके आ गया होगा। सो जब भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी हो मदर को, उसके बेबी को वो बॉर्न हो, तो उसको दे ही देना है इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट, तो उसको दे ही देना है ऐसा मान के कि उसको इन्फेक्शन है। एंड along with that आपको वैक्सीन भी देनी होगी। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन soon after birth but after the newborn is bath. Yes, तुरंत आपने इम्यूनोग्लोबुलिन तो दिया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी दी, बट ये दोनों कब देना है? आफ्टर न्यूबॉर्न इज बाथ, उसको नहला के क्लीन करके फिर ही देना है, बाकी उसके पहले कोई भी इंजेक्शन, कोई भी प्रोसीजर नहीं करनी है। फर्स्ट क्लीन द न्यूबॉर्न एंड देन फर्स्ट आपको इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करना है, देन तुरंत हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी एडमिनिस्टर करनी है। Understood? Yes or no? Yes. So discourage the birthing parent from kissing the neonate until the neonate has received the vaccine. Yes. जब भी बर्थ होता है तो मदर ऐसे बेबी को किस करती है, तो हमें बोलना है कि यू कैन नॉट किस योर बेबी। वो नियोनेट को अभी किस नहीं करना है, पहले उसको वैक्सीन लगेगी फिर आप उसको छुओ किस करो, बट उसके पहले नहीं। Inform the parents that hepatitis B vaccine will be administered to neonate and that a second dose should be administered at 1 month after birth and the third dose at 6 months after birth. Yes, पहले तो जो बॉर्न हुआ तभी आपने फर्स्ट वैक्सीन तो दे दी, फर्स्ट डोज, फिर पेरेंट्स को बोलना है कि सेकेंड डोज उसको 1 महीने बाद लगेगा एंड थर्ड डोज 6 महीने बाद लगेगा फ्रॉम द बर्थ, नॉट फ्रॉम द डे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द बर्थ। उसको इतने टाइम पर 3 डोजेस देने पड़ेंगे वो बेबी को। Next really important point that you have to remember is support breastfeeding
after the neonatal treatment for hepatitis B. Breastfeeding is not contraindicated if the neonate has received the vaccine. Okay, ये याद रखना है. मदर तुरंत ही, हम बोलते हैं कि बेबी बॉर्न हो जाता है तो तुरंत ही मदर से अटैच करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट किया जाता है. बट जब तक वो बेबी क्लीन नहीं हो जाता, क्लीन होने के बाद वैक्सीन नहीं ले लेता, तब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट नहीं करना है. एंड अगर बेबी वैक्सीनेटेड है, बेबी को वैक्सीन दे दी है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग ले सकता है. देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन टू ब्रेस्ट फीड द बेबी. बट अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप नहीं दे सकते. सो रिमेंबर दिस थिंग्स कि हेपेटाइटिस बी वाली मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, ऐसा नहीं है. बेबी वैक्सीनेटेड है तो मदर ब्रेस्ट फीड करवा सकती है बेबी को. अंडरस्टूड? Yes. यस और नो? ओके. Let's see the next condition, that is valvular hematoma. Valvular hematoma, hematoma का मतलब क्या? ब्लड What कलेक्ट do हो you जाए कोई जगह. ब्लड कलेक्ट हो गया है अंडर द लेयर, फर्स्ट जो लेयर टिश्यूज है उसके नीचे ब्लड कलेक्ट हो गया है. एंड कहाँ पर कलेक्ट हुआ है? एट द वल्वा, जो फीमेल का वल्वा होता है. यू कैन सी इन द इमेज, देयर इज द इमेज ऑफ वल्वुलर हेमाटोमा. तो वहां पर ब्लड कलेक्ट हो गया है. सो हेमाटोमा अकर्स following the escape of blood into the birthing parent's tissue after the birth. हेमाटोमा क्यों हुआ फीमेल्स में? तो आफ्टर द बर्थ होते वक्त एपिजियोटॉमी था या लेसरेशन या सब कुछ भी इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है बर्थ के वक्त, तो वो जो सारा ब्लड है वो टिश्यू के नीचे जाके कलेक्ट हो गया, एस्केप होके वहां पर कलेक्ट हो गया. आफ्टर बर्थ होता है वल्वुलर हेमाटोमा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होता है. सो आफ्टर बर्थ ये वहां पर कलेक्ट होकर वल्वुलर हेमाटोमा क्रिएट कर दिया. Predisposing conditions include operative delivery with forceps or injury to the blood vessels. क्यों होता है वल्वुलर हेमाटोमा? हर फीमेल को तो नहीं होता. तो द रीजन इज, आपने डिलीवरी करवाई तो ऑपरेटिव डिलीवरी थी, मतलब लाइक एपिजियोटॉमी देते वक्त शायद ब्लड वेसल डैमेज हो गई, या फोर्सेप्स से डिलीवरी की, ऐसी चीजों से डिलीवरी करते वक्त मदर को इंजरी हो गई, उसकी ब्लड वेसल्स को इंजरी हो गई, रप्चर हो गई, तो वहां से लीक होना स्टार्ट हो गया और टिश्यूज के आगे जाके अक्यूमुलेट हो गया. सो दिस कुड बी अ रीजन. आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग वल्वुलर हेमाटोमा? तो फर्स्ट तो देखने से ही पता चलेगा. यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे डार्क कलर का, पहले रेड होता है, धीरे धीरे ब्लू और ब्लैक हो जाता है. सो आपको पहले तो विजिबली दिखेगा ही हेमाटोमा. अनदर असेसमेंट फाइंडिंग्स, लेट्स सी बॉक्स 23.4, कि एबनॉर्मल और सीवियर पेन होगा वल्वा में. जहां पर हेमाटोमा हुआ है वहां पर मदर को सीवियर पेन होगा. प्रेशर इन द पेरिनियल एरिया, क्लाइंट स्टेट्स फील्स एज इफ नीड टू हैव अ बॉवेल मोमेंट. मदर को, अगर अभी आपने देखा नहीं है चलो, तो मदर ऐसा बोलेगी कि मुझे बहुत प्रेशर जैसा फील हो रहा है अंदर पेरिनियल एरिया में, मुझे लग रहा है कि लाइक आई वांट टू पास द स्टूल, इतना भारी भारी लग रहा है उसको, ऐसा फील होगा मदर को. palpable sensitive swelling in the perineal area with discolored skin. अभी आप देखोगे खोल के तो आपको discolored skin भी दिखेगी. and if you will touch this, तो ऐसा फूला हुआ swelling, sensitive swelling होगा. you can palpate this, और मदर को पेन भी होगा जैसे ही आप टच करोगे. inability to void, ये hematoma की वजह से sometimes void भी नहीं कर सकती फीमेल. डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल, यस, ब्लड लॉस होके यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा है. ये तो छोटा है, कुछ बार बड़ा भी हो सकता है. अगर ज्यादा इंजरी हो गई है, ज्यादा आर्टरी रप्चर हो गई होगी, तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा. तो हेमाटोमा होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट लेवल भी डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज वो सारा ब्लड टिश्यूज में कलेक्ट हो रहा है, ब्लड वेसल्स में नहीं है. और जो भी ब्लड वेसल्स में ना हो वो हमारे कोई काम का नहीं है. साइन ऑफ शॉक such as pallor, tachycardia, hypotension if significant blood loss has occurred. शॉक के साइंस दिखेंगे आपको, लाइक मदर पेल हो जाएगी, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है और हिमाटोमा हो रहा है, तो शॉक भी हो सकता है मदर को, तो उसके साइंस दिखेंगे, मदर पेल हो जाएगी. एंड 3 क्लासिकल साइंस कौन से है? What are the 3 classical signs? Decrease BP, Okay. tachycardia, tachypnea, hypertension. Yes, tachycardia, tachypnea, hypotension. So these are the classical signs that indicates the female is having shock. Okay. So
इफ द सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हैज अकर्ड, अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो शॉक भी हो जाएगा और उसके ये साइंस देखने को मिलेंगे आपको. सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग. नाउ व्हाट इंटरवेंशंस यू कैन डू, आपको इंटरवेंशंस क्या करनी है. सो फर्स्ट मॉनिटर द वाइटल साइंस, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि मदर को सीवियर ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस. सेकेंड, मॉनिटर क्लाइंट फॉर एबनॉर्मल पेन स्पेशली व्हेन द फोर्सेप डिलीवरी हैज बीन परफॉर्म. यस, आपने कोई फीमेल को फोर्सेप डिलीवरी की, हेमाटोमा ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में हेमाटोमा हो जाएगा, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम. सो आपने फोर्सेप डिलीवरी की है मदर में, तो फ्रीक्वेंटली आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि एबनॉर्मल पेन तो नहीं हो रहा है. जैसे ही उसको एबनॉर्मल पेन स्टार्ट हो जाए, यू हैव टू थिंक कि अभी हेमाटोमा हो सकता है. तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया तो आप सीवियर उसकी कॉम्प्लिकेशन हेमाटोमा बढ़ने नहीं दोगे, तुरंत ही कुछ एक्शन कर पाओगे. तो जब भी आपने फोर्सेप डिलीवरी की है तो यू हैव टू फ्रीक्वेंटली मॉनिटर द क्लाइंट कि उसको एबनॉर्मल पेन तो नहीं हो रहा है. विजुअली इंस्पेक्ट द पेरिनियल एरिया फ्रीक्वेंटली, अगर फोर्सेप डिलीवरी की है देयर इज अ रिस्क ऑफ हेमाटोमा, तो फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करते रहो पेरिनियल एरिया. अगर आपको थोड़ा भी हेमाटोमा दिखे तो हाँ पता चल जाएगा कि अभी इसको अभी स्टॉप नहीं किया तो वो बढ़ता जाएगा. सो फ्रीक्वेंटली आपको पेरिनियल एरिया इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है कि हेमाटोमा फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है ज्यादा. नेक्स्ट, अप्लाई आइस टू द हेमाटोमा साइट. जो भी हेमाटोमा साइट है वहां पर आइस अप्लाई करना है, बिकॉज उससे क्या होगा, आइस अप्लाई करने से क्या होता है. कंस्ट्रिक्ट चाहिए सही से. यस, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लड फ्लो, जो ब्लड लीक हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो शायद कम हो जाएगा. Administer analgesics as prescribed because mother is having pain. Monitor intake and output. Yes, urination में भी प्रॉब्लम हो रहा है, so हमें intake output मॉनिटर करना पड़ेगा. Encourage fluids and voiding. मदर को बोलना है कि पानी पियो एंड void भी करो. Prepare for urinary catheterization if the client is unable to void. अगर हेमेटोमा बढ़ गया है, क्लाइंट बिल्कुल भी void नहीं कर पा रहा है खुद से, तो आपको कैथेटराइज भी करना पड़ेगा. एडमिनिस्टर ब्लड रिप्लेसमेंट एज प्रिस्क्राइब. अगर ज्यादा हो गया हेमाटोमा, ब्लड लॉस ज्यादा है, तो आपको ब्लड रिप्लेसमेंट भी देना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा. मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन सच एज इंक्रीज टेम्परेचर, पल्स रेट एंड WBC काउंट. हेमाटोमा हुआ है तो वहां पर इन्फेक्शन के भी चांसेस है. सो ऑल्सो यू हैव टू मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन. कैसे पता चलेगा, तो टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट एलिवेट हो जाएगी, WBC काउंट इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे पता चल जाएगा. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब. ये इन्फेक्शन हो ही नहीं, बिकॉज इन्फेक्शन हिमेटोमा में इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर लोकल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है. सो एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी आप दे सकते हो बिकॉज इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन आफ्टर हिमेटोमा फॉर्मेशन. प्रिपेयर फॉर इंसिजन एंड इवेक्यूएशन ऑफ द हेमाटोमा इफ नेसेसरी. अभी हेमाटोमा को ऐसा तो रख नहीं सकते, बड़ा हेमाटोमा है तो उसको इंसिजन ऐसे कट करके पूरा जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो सब निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, इवेक्यूएट करना पड़ेगा. सो क्लाइंट को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो साइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी. सो प्रिपेयर फॉर द इंसिजन एंड इवेक्यूएशन ऑफ द हेमाटोमा इफ नेसेसरी. बड़ा हो तो निकालना पड़ेगा, छोटा होगा तो चलेगा, वो खुद से धीरे धीरे चला जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. So next is HIV. This is a lengthy topic. Let's complete half जितना होता है उतना complete कर लेते हैं. So HIV during pregnancy. So HIV is human immunodeficiency virus and AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. Let's see the description. HIV is the causative agent of AIDS. Yes. HIV क्या है? वो एक वायरस है. ये वायरस की वजह से एड्स होता है. Those infected with HIV may first show signs and symptoms at the time of pregnancy or possibly develop life-threatening infection because normal pregnancy involves some suppression of immune system. Yes, जो भी पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है, लाइक उनको HIV है, वो वायरस उनकी बॉडी में है, तो साइन एंड सिम्टम्स कब दिखेंगे? पहले कुछ लोग आपने देखा होगा कि दे आर HIV पॉजिटिव बट उनको पता ही नहीं होता है कि दे आर HIV पॉजिटिव, बिकॉज कभी साइन एंड सिम्टम्स दिखे ही नहीं. वो धीरे धीरे
इंसीडियस प्रोसेस है, धीरे धीरे अपना ग्रो करता रहेगा, सो उसको पता नहीं था। बट जब वो प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, तब उसको पहले साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, उसको पता चलेगा कि हाँ शी इज HIV पॉजिटिव। और समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज प्रेगनेंसी में दिस इज सो नॉर्मल। प्रेगनेंसी में उसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और वो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव थी और प्रेग्नेंट हो गई, उसकी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो गई। तब उसको साइन एंड सिम्टम्स दिखे, तब उसको पता चला कि हाँ शी इज हैविंग HIV इन हर बॉडी। Repeated exposure to the virus during pregnancy through unsafe sex practice or IV drug use can increase the risk of transmission to the fetus. Yes, अगर repeatedly वो female है, वो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रही है और उसकी वजह से उसको रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है, या फिर IV ड्रग अब यूज कर रही है, तो उसकी वजह से भी रिपीटेडली एक्सपोजर होगा, तो उससे रिस्क और बढ़ जाएगा फीटस तक वो HIV ट्रांसमिट होने का। 3 drug combination HAART. What is HAART? It is also called as ART, और उसके आगे अभी HA लगा दिया है, so highly active antiretroviral therapy, so that is HAART। 3 drug combination की HAART therapy दी जाती है, HAART treatment दी जाती है, which is monitored by an infection disease specialist। Yes, ये हार्ट थेरेपी मदर को दी जाती है, मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी, और कौन मॉनिटर करेगा ये सब चीजें? सो इन्फेक्शियस डिजीज जो स्पेशलिस्ट होते हैं, दैट इज द स्पेशलिस्ट फॉर लाइक इम्यूनिटी वाले जो इम्यूनोलॉजी के होते हैं, वो उनको उनकी मॉनिटरिंग में, उनके सुपरविजन में ये सब किया जाता है। इज रेकमेंडेड टू रिड्यूस द बर्थिंग पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। क्यों मदर को हार्ट थेरेपी दी जाती है? टू रिड्यूस द MTCT। व्हाट इज MTCT? मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। मदर में से चाइल्ड में ना चला जाए, उसकी वजह से मदर को हार्ट थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। ज़ीरोव्यूडिन हमने ऑलरेडी देखा था आगे। ज़ीरोव्यूडिन इज रेकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ MTCT एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। यस, ज़ीरोव्यूडिन एक कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस है जो दी जाती है कि मदर में से बेबी में ना चला जाए। एंड कैसे देना है? लेट्स स्टडी। एंटीपार्टम मतलब प्रेगनेंसी में कैसे देना है, हमने ऑलरेडी ये स्टडी किया था जब हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जो भी मदर अगर पेरीनेटल पीरियड में, मतलब एंटी, इंट्रा एंड पोस्ट, सारे पीरियड में अगर ज़ीरोव्यूडिन ड्रग लेगी तो बेबी तक जाने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सो कैसे एडमिनिस्टर करना है? सो लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट एंटीपार्टम। Orally beginning after 12 weeks of gestation, heart is given to the pregnant client to reduce the viral load to undetectable। Yes, एंटीपार्टम में जब वो 12 वीक प्रेग्नेंट हो जाएगी तभी से उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, लाइक 3 मंथ से ही उसको स्टार्ट कर दिया जाता है हार्ट थेरेपी। और क्यों देते हैं हम ये एंटीपार्टम में? कि वायरल लोड कम हो, उसकी बॉडी में वायरसेस कंट्रोल में हो जाए, कम हो जाए viral load. That's why we are giving this medication in antepartum period. Next is intrapartum. Intrapartum में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है because we know HIV भी blood और body fluid से transmit हो सकता है, and baby born होगा तो वो तो contact में आएगा, तो we have to make sure कि baby को during delivery भी वो exposure ना हो baby भी उससे। So in intrapartum period, IV during labor, हमें पहले एंटीपार्टम में कौन से रूट से दिया था? ओरल। ओरल। यस, इंट्रापार्टम में हमें IV देना होगा इंट्रावीनसली ड्यूरिंग द लेबर। ज़ीरोव्यूडिन इज गिवन 1 hour बिफोर वजाइनल डिलीवरी एंड 3 hours बिफोर सीजेरियन सेक्शन। अगर फीमेल की वजाइनल डिलीवरी करनी है तो 1 hour पहले देनी होगी, अगर सीजेरियन सेक्शन करना है तो 3 hours पहले आपको IV से ज़ीरोव्यूडिन देना होगा। If HIV RNA is greater than or equal to 400 copies per ml or unknown। क्यों हमें इतना देना पड़ता है? आपने ब्लड टेस्ट किया, मदर का ब्लड निकाला और उसके ब्लड में 1 ml ब्लड में 400 से भी ज्यादा कॉपीज थी HIV वायरस के RNA की, तो आपको ये देखना पड़ेगा अगर ज्यादा है 1 ml ब्लड में या फिर अननोन है, पता नहीं है, 4 ml 400 कॉपीज से भी वायरस ज्यादा है, तो आपको वजाइनल डिलीवरी से 1 घंटे पहले ज़ीरोव्यूडिन देना होगा, सीजेरियन सेक्शन से 3 घंटे पहले। Of note, this may be required if the HIV RNA is less than 400 copies, but is given at the
discretion of the provider. A vaginal birth is acceptable if the viral load is less than 1000 copies. Otherwise cesarean section is recommended. Yes, ये हमने देखा कि 4000 से ज्यादा हो और इक्वल हो तो हमें ये टाइम पर देनी है, बट अगर 400 से कम हो तो भी हमें ये ही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। बट समटाइम्स डॉक्टर हमको बोलेंगे कि 1 घंटे पहले दो, 2 घंटे पहले दो, इट डिपेंड्स। बट आइडियली 400 से कम हो या 400 से ज्यादा हो, हमें ये ही प्रैक्टिस फॉलो करनी होती है। वजाइनल डिलीवरी के 1 घंटे पहले, सीजरियन सेक्शन के 3 घंटे पहले। हाँ, अभी अगर वायरल लोड ज्यादा है, 1 ml में 1000 कॉपी है, 1000 कॉपी है या उससे ज्यादा है, तो आप वजाइनल डिलीवरी कर पाओगे? नो। वो फीमेल में नो। वजाइनल डिलीवरी इज ओनली एक्सेप्टेबल अगर वायरल लोड 1000 से कम है। अगर 1000 से ज्यादा है तो आप वजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते। यू हैव टू कंपल्सरीली गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। 400 1000 तक ओके चलता है, 1000 से कम है तो आप वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो, बट उससे ज्यादा है तो आपको कंपल्सरीली सीजरियन सेक्शन करना होगा। एंड अगर वजाइनल कर रहे हो तो जीडोब्यूलिन कब दोगे आप? 1 hour बिफोर वजन। 1 hour 1 hour पहले, बिफोर। यस, एंड सीजरियन कर रहे हो तो 3 hours। 3 hour पहले। 3 hours पहले। यस, सो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम भी हमें पता है कि ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसमिट हो सकता है, तो पोस्टपार्टम में भी उसको ट्रीटमेंट लगेगी। सो पोस्टपार्टम में क्या करना है? इन द फॉर्म ऑफ सिरप टू द न्यू बॉर्न 2 hours आफ्टर बर्थ एंड एवरी 12 hours फॉर 6 weeks depending on the agency procedures. The newborn may need to be placed in the newborn ICU to begin the initial therapy. मदर को तो जीडोव्यूडिन लेना है आफ्टर डिलीवरी, बट न्यूबॉर्न को भी सिरप फॉर्म में देना होगा। जब भी वो बॉर्न होता है उसके 2 घंटे बाद तुरंत आपको सिरप फॉर्म में देना है। फिर 6 weeks तक, 6 week तक मतलब 1.5 महीने तक उसको एवरी 12 hour मतलब दिन में 2 बार देना है। पहले 2 घंटे जब भी बॉर्न हुआ तब आपने 2 घंटे बाद उसको सिरप दे दिया। फिर जब तक वो 1.5 महीने का नहीं हो जाता तब हर रोज दिन में 2 बार 12 hours आपको देना पड़ेगा जीडोव्यूडिन का सिरप। एंड डिपेंडिंग ऑन द एजेंसी प्रोसीजर, एजेंसी में कौन से फॉलो होते हैं वो डिपेंड करता है, बट नॉर्मली इतना होता है। एंड वो न्यू बॉर्न है उसको एनआईसीयू में भी रखना पड़ेगा उसकी इनिशियल थेरेपी स्टार्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? यस। Yes or no? Okay, so let's keep it till now. इतना हम देखते हैं ट्रांसमिशन और रिस्क फैक्टर्स और इसके इंटरवेंशंस कैसे करना है, that we will complete it tomorrow. So let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? Okay, so we have seen DIC. What is DIC? What is DIC? DIC માં બ્લડ ક્લોટ બી થાય અને બ્લીડિંગ બી થાય, બંને થાય। Yes. Yes, it is a disorder of clotting and bleeding. So उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझनी है. You have to simply understand. डोंट मग इट अप। आपको समझना है कि कुछ भी इंजरी हुई है, कुछ भी रीजन की वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है या एंडोथेलियल इंजरी हुई है, उसकी वजह से टिश्यू फैक्टर रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा तो वो थ्रोम्बिन फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, थ्रोम्बिन जनरेशन स्टार्ट करेगा। थ्रोम्बिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस हो गया है माइक्रोवेस्क्युलर स्ट्रक्चर्स में तो टिश्यू इस्केमिया और हिमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। अब ये टिश्यू क्लॉट्स एबनॉर्मल क्लॉटिंग कैस्केड चालू हो गया तो उसकी वजह से सारी प्लेटलेट्स, सारे जो फाइब्रिन्स थे वो सब यूज हो गए। देयर इज अ दे ऑल आर कंज्यूम्ड, तो उसकी वजह से ब्लड में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। अनदर रीजन, बॉडी में पूरा क्लॉटिंग कैस्केड स्टार्ट हो गया है तो बॉडी भी उसको रिएक्ट करेगी, कंपेंसेट करेगी। सो बॉडी ने क्या किया? फाइब्रिनोलाइसिस स्टार्ट कर दिया। सो फाइब्रिनोलाइसिस होगा तो अगेन उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। सो ये समझना है कि कैसे होता है। सो व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? डीआईसी क्या है? डीआईसी में क्या होता है? बहुत एक्सेसिव ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ જાય, सो उसकी वजह से क्या होगा? પ્લેટલેટ ને બધું
एक જ જગ્યા પર આમ ફોર્મ થઈ જાય. हाँ, एक जगह पर यूज हो गई है, सो ब्लड में पूरी जनरल मैनर में डिक्रीज हो गई है, डिप्लीट हो गई, बिकॉज सारी एक जगह पर यूज हो गई. सो प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो सब यूज हो गए. सो जनरल सिनेरियो में वो कम हो गए बिकॉज एक जगह पर सब कुछ यूज हो गया. सो एज अ रिजल्ट वो यूज हो गए, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? બીજી જગ્યા પર ઓછા હોય એટલે ત્યાં બ્લીડિંગ વધારે થતું જાય. બ્લીડિંગ यस, રિસ્ક વધી જાય. यस, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगा. और वो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ था तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? एम्बोलस. एम्बोलस होगा, मतलब ब्लड ऑर्गन्स है उसमें वेस्क्यूलर ऑक्लूजन हो गया, हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा. इन ब्लीडिंग की वजह से ब्लड सप्लाई कम होता है. બ્લીડિંગ ની વજહથી બ્લડ સપ્લાય. Does blood supply decreases due to bleeding? Yes. How? જે વેનમાં હોય એ જ આપણા રિલેટેડ હોય, વેનના બહાર નીકળી જાય તો ના જરૂરી હોય. यस, ब्लीडिंग हो रहा है उसका मतलब ऑर्गन्स में टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, बाहर है, वो किसी काम का ही नहीं है. तो ब्लीडिंग की वजह से भी ऑर्गन्स में ब्लड वेस्क्यूलर सप्लाई कम हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. ऑक्लूजन की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से भी कम हो जाता है. हमने प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस देखी थी कि क्यों होता है. द रीजंस आर abruptio placenta, amniotic fluid embolism, gestational hypertension, preeclampsia, IUD, liver disease, sepsis, postpartum hemorrhage, PPH and blood loss. हमें क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या है, कैसे पता चलेगा? सो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से भी ब्लड निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्टूल, नोज, वजाइनल ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, सब जगह से ब्लड निकल रहा है. स्किन पर भी आपको डिस्कलरेशन दिख रहा है, ब्रूसिस, पर्प्यूरा, पेटेकिया, एकाइमोसिस. स्टूल में भी ऑकल ब्लड है. सो ये सब दिखेगा आपको. सो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, दिस इज एन एबनॉर्मल ब्लीडिंग. पेशेंट को साइन ऑफ शॉक दिखेंगे. ब्लड टेस्ट करोगे आप तो फाइब्रिन लेवल कम होंगे, प्लेटलेट कम होंगे, पीटीआईएनआर, एपीटीटी, क्लॉटिंग टाइम, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट सब इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग. इंटरवेंशन क्या करना है? जिस रीजन की वजह से डीआईसी हुआ है पहले उसको रिमूव करो, कॉस्ट को ट्रीट करो, तो अल्टीमेटली डीआईसी स्टॉप हो जाएगा. फिर हमें देखना पड़ेगा, वाइटल साइंस चेक करने पड़ेंगे, ब्लीडिंग हो रहा है, शॉक तो नहीं हो गया है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, जो ब्लड लॉस हुआ है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, हिपेरिन थेरापी भी देनी पड़ेगी. बट इफ वी आर गिविंग ऑल दिस ट्रीटमेंट हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि ब्लड रिप्लेसमेंट की वजह से भी, फ्लूइड की वजह से भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, और हिपेरिन की वजह से भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए. डीआईसी की वजह से फर्स्ट ऑर्गन जो डैमेज होता है दैट इज किडनीज. Renal failure is so common complication of DIC. So we have to make sure कि at least urine output 30 ml per hour तो maintain रहे, उससे कम ना हो जाए. So fluid देते रहना है. Next condition हमने देखी ectopic pregnancy. What is ectopic pregnancy? યુટેરાઇન કેવિટી સિવાય બીજે કોઈ બી જગ્યાએ ફર્ટિલાઇઝ થઈ. फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइज तो यूट्रस में होता ही नहीं. અરે मतलब कि Implant- इम्प्लांटेशन થઈ જાય. हाँ, फर्टिलाइजेशन तो ऑलवेज यूट्रस से बाहर ही होता है, बट इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन यूट्रस. तो यूट्रस के सिवाय कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होगा, सो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे. मोस्ट कॉमन साइट इज एम्प्यूला. बिकॉज क्यों एम्प्यूला कॉमन साइट है? एम्प्यूला में ज्यादा ફ્રી होती है ફ્લોટ ના ectopic. કરતો એટલે ફ્રી ફ્લોટિંગ ના કરતો એટલે क्या. फर्टिलाइजेशन क्या था इसे? फर्टिलाइजेशन वहां पर ही होता है, सो इसीलिए फ्री फ्लोटिंग नहीं हुआ और वहां पर ही रह गया वो ब्लास्टोसिस्ट, और इम्प्लांट वहां पर हो गया. सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला. दैट इज द रीजन कि एम्प्यूला में बहुत कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी. आपको कैसे पता चलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? सो फर्स्ट तो फीमेल को एब्डोमिनल पेन होगा और डार्क रेड और ब्राउन कलर का वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा. और अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई सो क्या होगा? सीवियर पेन, पेन बहुत इंक्रीज हो जाएगा. और जो साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उस साइड के शोल्डर तक पेन पूरा रेडिएट होगा, शोल्डर तक पेन जाएगा. एंड ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा रप्चर होने से, तो शॉक भी हो जाएगा मदर को. सो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, फीमेल इज हैविंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी.
इंटरवेंशन क्या करना है, आवर मेन गोल इज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ दैट फीटस, जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है उसको अभी स्टॉप करना है। तो पहले आप असेस कर रहे हो, सब डेटा ले रहे हो, वाइटल्स ले रहे हो, एंड यू आर चेकिंग कि ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि अभी तक रप्चर नहीं हुआ है। अगर ब्लीडिंग हो गया है तो उसका मतलब रप्चर हो गया है। सो अभी ब्लीडिंग को आपको स्टॉप करना है कि शॉक ना हो जाए। एंड अगर रप्चर नहीं हुआ है तो वी हैव टू टेक द इंटरवेंशन की रप्चर हो ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टू स्टॉप द methotrexate, ग्रोथ, हाँ मीथोट्रेक्सेट देंगे। इट इज अ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है। और अर्ली प्रेगनेंसी में दोगे, मतलब जल्दी पता चल गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो बहुत छोटा होता है, वो वैनिश हो जाता है, खुद ही अंदर मिक्स हो जाएगा। बट अगर थोड़ा बड़ा है तो मीथोट्रेक्सेट तो देना ही है, हमें ग्रोथ तो स्टॉप करना है। बट अगर थोड़ा बड़ा है तो आफ्टर गिविंग मीथोट्रेक्सेट हमें सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना होगा पेशेंट को। अगर जो फैलोपियन ट्यूब डैमेज हुई है तो उसको रिपेयर करना होगा। बहुत ज्यादा डैमेज हुई है तो हम फीटस तो निकाल रहे हैं, एम्ब्रियो तो निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ ट्यूब भी रिमूव करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक देना पड़ेगा बिकॉज रप्चर हो गई है, या फिर ये सब की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। सो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने, आपने देखा होगा कि कोई भी सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक दे देते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। सो एंटीबायोटिक दे दो, एंड अगर नेगेटिव मदर है तो रोगेम भी देना है। नेक्स्ट हमने देखा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द लीवर, जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। अगर फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस हो जाएगा तो प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, एलबीडब्ल्यू हो सकता है, और नियोनेटल डेथ भी हो सकती है। वी नो कि हेपेटाइटिस जो वायरस है वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, बट इट कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लासेंटा। सो हमें इंटरवेंशन क्या लेने हैं, जितना हो सके उतना एंटीपार्टम इंट्रापार्टम पीरियड में पीवी एग्जामिनेशन लिमिट करने हैं। एक्सेसिवली फ्रीक्वेंटली पीवी एग्जामिनेशन नहीं करने हैं। और जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू क्लीन द बेबी थर्डली। उसको नहला दो, पूरा क्लीन कर दो, उसकी बॉडी पर मदर का कोई भी ब्लड छोटा सा भी बूंद ना हो, मदर की कोई भी सिक्रीशन ना हो। फिर आपको जो भी इंजेक्शन देना है, ब्लड टेस्ट करना है, आरबीएस चेक करना है, बेबी की आंख में मेडिसिन डालनी है, जो भी करना है वो पहले क्लीन करो, उसके बाद करना है। और जब भी बेबी बॉर्न होता है उसको पहले क्लीन कर दिया, फिर उसको पहले ग्लोब्यूलिन दो, बिकॉज हमें वो मान के ही चलना है कि बेबी को इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा मान के चलना है, और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे देना है। एंड अलोंग विद दैट उसको वैक्सीन भी दे देनी है हेपेटाइटिस की। बर्थिंग पेरेंट को समझाना है कि यू कैन नॉट किस द बेबी अंटिल द बेबी रिसीव्स द वैक्सीन। मदर को वो भी समझाना है कि उसको 3 डोजेस लगेंगे, एक तो बर्थ पर दे दिया, एक 1 मंथ के बाद और एक 6 मंथ के बाद। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? रेड વેક્સિન इंपॉर्टेंट લીધા पॉइंट, પછી બ્રેસ્ટ ફીડ કરી શકાય. हाँ ब्रेस्ट वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है मदर। फिर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग इज कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। no, तो after अगेन अगर, vaccinated is not. हाँ वैक्सीन हो गया है तो इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट जब तक वैक्सीन नहीं दी है तब तक इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मदर कैन नॉट ब्रेस्ट फीड द नियोनेट और न्यूबॉर्न। वैक्सीनेशन हो जाए उसका फिर वो करवा सकती है। फिर हमने देखा वल्वुलर हेमाटोमा। व्हाट इज दिस वल्वुलर हेमाटोमा? मतलब Blood collection, like यस, ब्लड कलेक्शन इन द वल्वा। क्यों हुआ? ड्यू टू इंजरी, डिलीवरी के वक्त फोर्सेप डिलीवरी की, या फिर एपिजियोटोमी देते वक्त, या फोर्सेप्स की वजह से कहीं पे भी इंजरी हो गई है ब्लड वेसल्स को, और वो सारा ब्लड निकल कर कहाँ पर कलेक्ट हो गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग वल्वुलर हेमाटोमा? तो फर्स्ट तो उसको बहुत पेन होगा। अगर आप देखोगे तो यू कैन सी द स्वेलिंग, डिस्कलर वाला स्वेलिंग हो गया है। आप पालपेट भी करोगे तो थोड़ा वार्म टेंडर होगा, और मदर को पेन भी होगा। मदर को प्रेशर जैसा फील होगा, लाइक अभी मुझे स्टूल करने जाना है। मदर वॉइड नहीं कर पाएगी अगर हेमाटोमा बहुत बड़ा होगा तो। हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट लेवल ब्लड में से कम हो जाएंगे अगर हेमाटोमा बहुत बड़ा है तो। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से शॉक भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग शॉक? तो एक तो पेल दिखेगी वो, एंड क्लासिकल साइंस आपको दिखेगी शॉक की। इंटरवेंशन क्या करना है? तो पहले उसके वाइटल्स मॉनिटर करो,
हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, वाइटल्स मॉनिटर करो। फिर अगर आपने फोर्सेप डिलीवरी की है तो उसको फ्रीक्वेंटली पूछो कि आपको पेन हो रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि हिमेटोमा हो रहा है या नहीं। तो अगर फोर्सेप डिलीवरी हुई है तो उसको फ्रीक्वेंटली पूछो, फ्रीक्वेंटली उसका पेरिनियल एरिया एग्जामिन करो कि थोड़ा भी हिमेटोमा दिखे तो आप तुरंत ही इंटरवेंशन ले लो और उसको फर्दर ग्रो ना होने दो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। फिर अगर हिमेटोमा हो गया है थोड़ा तो उस पर आइस अप्लाई करना है, एनाल्जेसिक्स देने हैं, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है। फीमेल को बोलना है पानी पियो और यूरिन पास करो। अगर फीमेल फिर भी यूरिन पास नहीं कर रही है तो आपको कैथेटराइज करना होगा। ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। हिमेटोमा में कॉमन प्रॉब्लम है इन्फेक्शन, सो आपको इन्फेक्शन है या नहीं वो मॉनिटर करना पड़ेगा। सो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, WBC, हार्ट रेट, वो सब बढ़ जाएगी। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेगी। एंड हिमेटोमा बड़ा है तो उसको इंसिजन करके पूरा जो एक्सेस ब्लड जो अक्यूमुलेट हुआ है उसको रिमूव करने के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर्जरी के लिए, माइनर प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा HIV एंड एड्स। एड्स क्यों होता है? ड्यू टू HIV। जो भी फीमेल्स HIV से इन्फेक्टेड है उनको पता कब चलेगा कि दे आर HIV पॉजिटिव? व्हेन दे विल बिकम प्रेग्नेंट। क्यों प्रेगनेंसी में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, पहले कभी नहीं दिखे थे? इम्यून सिस्टम लो થઈ ગયું એટલે हाँ, बिकॉज प्रेगनेंसी में थोड़ी इम्यूनिटी उनकी डाउन हो जाती है, दैट्स व्हाई। जो भी फीमेल ऐसी है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रही है फ्रीक्वेंटली, या फिर फ्रीक्वेंटली IV ड्रग यूज कर रही है, तो उसके बेबी को HIV ट्रांसमिट होने के रिस्क ज्यादा है। सो हमें, हमारा मेन गोल क्या है? हमें MTCT करना है। व्हाट इज दिस? मदर MTCT रिड्यूस करना है। व्हाट इज दिस? पेरेंट टू मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन। हाँ, हमें जितना हो सके उतना मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिड्यूस करना है। तो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? हार्ट મેડિસિન થી थेरेपी। हार्ट थेरेपी, यस। हाईली एक्टिव एंटीराइट्रोवायरल थेरेपी, सो आर्ट या हार्ट थेरेपी से ही आप कर सकते हो। सो उसमें ज़िडोव्यूडिन, दैट इज अ कॉमन ड्रग। नॉर्मली 3 ड्रग कॉम्बिनेशन होता है बट ज़िडोव्यूडिन इज वेरी कॉमन। तो उसको कैसे देना है? पूरी प्री पेरीनेटल पीरियड में। सो एंटीपार्टम में आप ज़िडोव्यूडिन कैसे दोगे मदर को? orally for 20 weeks of गर्भ ओरली, gestation. ओरली आफ्टर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन आपको हार्ट थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, कि जिसकी वजह से उसकी बॉडी में HIV का जो लोड है, वायरल लोड है, वो कम हो जाए। सो पूरे 9 मंथ्स तक आपने ये कर लिया। 9 मंथ्स तक वो डेली ज़िडोव्यूडिन ले रही थी ओरली। नाउ अभी टाइम हो गया है बर्थ का, डिलीवरी का टाइम हुआ है। सो इंट्रापार्टम में आप कैसे दोगे उसको ज़िडोव्यूडिन? वजाइनल डिलीवरी है तो 1 आवर पहला, सीजर हो तो 3 आवर पहला। ओरली, Intravenous. नो आईवी। यस, IV। ये आपने कैसे डिसाइड किया कि 1 आवर पहले देना है, 3 आवर पहले देना है? HIV RNA चेक हाँ, कर HIV RNA मदर के ब्लड में 400 थे या 400 से ज्यादा थे। तो 1 ml ब्लड में 400 कॉपीज या 400 से ज्यादा कॉपीज थी HIV RNA की, इसीलिए ये डिसाइड किया। अगर 400 से कम है तो नॉर्मली तो हम इतना ही देते हैं, बट फिर भी कुछ बार PHCP आपको बोलेंगे कि इतना दो या इतना दो, बट आइडियली उसमें भी इतना ही हम देते हैं। वजाइनल डिलीवरी आप कब नहीं करवा सकते? इफ आरएनए ग्रेटर देन 1000। 1000 ml થી વધારે यस, ग्रेटर देन 1000 कॉपी इन 1 ml ऑफ ब्लड अगर HIV RNA हो तो हम वजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते। फॉर वजाइनल डिलीवरी इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1000 कॉपीज। तो अगर ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो फिर? यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सीएस। CS। यस, हम CS ही कर पाएंगे। पोस्टपार्टम में क्या करना है? मदर को तो ज़िडोव्यूडिन लेना ही है, बट अलोंग विद दैट બેબી ને બી આપવાનું બોર્ન થાય તો 2 આવર પછી એવરી 12 जैसे आवर। ही, यस, जैसे ही बॉर्न हो जाता है तुरंत ही आफ्टर 2 आवर्स आपको दे देना है। एंड जब तक वो 1.5 महीने का नहीं हो जाता है तब तक एवरी 12 आवर्स, मतलब दिन में 2 बार आपको देना पड़ेगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन द एजेंसी पॉलिसी कि वो कैसे आपको ऑर्डर करते हैं। और वो न्यू बॉर्न को भी NICU में रखना पड़ेगा, बिकॉज उसमें चांसेस होंगे, शायद देयर माइट बी चांसेस कि वो उसके अंदर भी ट्रांसमिट हो गया है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड?
It's fine. Okay. Any doubt till this? No. Okay. So see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.